अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बखैर आफियत होंगे और आपकी प्रेपरेशंस नीट के रिलेटेड जो है दे आर अप टू मार्क। आपके प्रेपरेशंस के रिलेटेड ही हमने NFTS 3.0 जो है वो यहाँ पे चलाया हुआ है और आज बायोलॉजी NCERT का और एक चैप्टर हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अब यहाँ से भी हमारे 2-3 क्वेश्चन जो है दे आर एक्सपेक्टेड और यहाँ पूरी NCERT हम कवर करेंगे करीबन 30+ क्वेश्चंस के अंदर, राइट। तो स्ट्रेट अवे हम अपने क्वेश्चंस पे जाएंगे। वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 1। आपका जो टॉपिक वहां पे है, आप सब जानते हो, द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ हमने यहाँ पे फ्रेम किए हुए हैं और पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे होंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पहले तो हमारे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और एट द एंड हमें देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो हमारे यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पे देखने हैं कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पे नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट पे हम जब जाते हैं, लिखा हुआ है माइक्रोब्स आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन दिस अर्थ। बिल्कुल सही बात है, हमारी NCERT की लाइन है। जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं, दे फॉर्म द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऑन दिस अर्थ। तो ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही यहां पे आ जाएगा, राइट। नंबर सेकंड स्टेटमेंट पे हम जाते हैं, माइक्रोब्स आर डाइवर्स। बहुत सारे तरह के माइक्रोब्स हम देखते हैं जिसमें हमारे प्रोटोजोअन्स आ जाते हैं, प्रोटोजोआ, जिसमें हमारे बैक्टीरिया आ जाते हैं, फंगई आ जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स आ जाते हैं, एज वेल एज हमारे यहाँ पे प्लांट वायरसेस इसका माइक्रोब्स का हिस्सा बनते हैं। आपने वायरॉइड्स का नाम सुना होगा, आपने प्रियॉन्स का नाम सुना होगा। तो माइक्रोब्स हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के फॉर्म में मौजूद है, जिसमें से कुछ नाम हमारे NCERT ने भी मेंशन किए हुए हैं। प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया हो गए, फंगई हो गए, हमारे माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हो गए, हमारे प्लांट एज वेल एज एनिमल वायरसेस हो गए, हमारे वायरॉइड्स हो गए, हमारे प्रियॉन्स हो गए। तो ये बिल्कुल हमारा स्टेटमेंट NCERT का बिल्कुल सही है, राइट। उसके बाद नंबर थर्ड स्टेटमेंट पे हम जाते हैं, माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इवन एट द साइट्स वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म्स कुड पॉसिबली एग्जिस्ट। बिल्कुल सही बात है, हम ये भी देखते हैं कि जो हमारे पर्टिकुलरली बैक्टीरिया है वो ऐसे हैबिटेट्स में भी पाए जाते हैं जहां और कोई लाइफ फॉर्म जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आपने आर्की बैक्टीरिया वगैरह का नाम सुना होगा। तो बिल्कुल सही बात है, माइक्रोब्स हमारे इवन उन प्लेसेस पे भी पाए जाते हैं जहां कोई दूसरा लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट जो है दैट इज करेक्ट। और इसके बाद हमारा फोर्थ स्टेटमेंट यहां पे लिखा हुआ है, माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगई कैन नॉट बी ग्रोन ऑन द न्यूट्रिएंट मीडियम। हम ये सब जानते हैं कि हम बैक्टीरिया का कल्चर बना सकते हैं, हम बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट मीडियम पे कल्चर कर सकते हैं और वो उसके बाद विजिबल होंगे, हम उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को स्टडी कर सकते हैं। और इसी तरह से यहां पे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे, माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगई कैन नॉट बी ग्रोन ऑन द न्यूट्रिएंट मीडिया। हमारे NCERT ने भी इस चीज को मेंशन किया हुआ है कि माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगई कैन बी ग्रोन ऑन द न्यूट्रिएंट मीडिया। आप सब जानते होंगे। तो ये हमारा स्टेटमेंट यहां पे इनकरेक्ट आ जाएगा क्योंकि इन्होंने लिखा है कि उनको हम न्यूट्रिएंट मीडिया पे ग्रो नहीं करा सकते। तो अगर हम इसमें से नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को देखेंगे, 3 हमारे करेक्ट आ गए, डी वाला हमारा इनकरेक्ट आ गया। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहां पे सही आंसर आ जाएगा इसका, राइट। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप यहां पे देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर यहां पे लिखा हुआ है, जो हमारा यहां पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, और स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद हमें ये साथ साथ याद रखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इस बार हमारे यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट्स को हमें यहां ढूंढना पड़ेगा, राइट। तो नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट पे हम जाते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कंटेन्स ओनली लैक्टोबैसिलस विच कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड। तो इस चीज का ये मतलब आप सब जानते हो, हम सब ये जानते हैं कि हम वहां पे बहुत सारे जो है
बैक्टीरिया जो कि LAB के अंदर आ जाते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के अंदर, उनकी मदद से हम मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करा देते हैं। बट एक चीज आप यहां जरा गौर से देखिएगा, यहां पे लिखा हुआ है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कंटेन्स ओनली लैक्टोबैसिलस। तो इसका यहां मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ इस LAB के अंदर हमारे लैक्टोबैसिलस ही आ जाते हैं, जिनकी वजह से कर्ड का फॉर्मेशन करते हैं। बट ये चीज जो है सही नहीं है। असल में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में लैक्टोबैसिलस के साथ साथ और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आ जाते हैं, जिनकी वजह से कर्ड का फॉर्मेशन किया जाता है। आपकी एनसीईआरटी को आप जरा गौर से देखिएगा, वहां पे लिखा होगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कंटेन्स लैक्टोबैसिलस एंड मेनी मोर बैक्टीरिया या मेनी मोर माइक्रोब्स, जिनकी वजह से कर्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो लैक्टोबैसिलस की वजह से कर्ड का फॉर्मेशन तो करा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। बट यह बिल्कुल सही नहीं है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में सिर्फ लैक्टोबैसिलस ही आ जाते हैं। इसकी वजह से यह वाला स्टेटमेंट हमारा यहां पे इनकरेक्ट आ जाएगा। आई होप आपने इस चीज को अंडरस्टैंड किया होगा। Number second statement. Lactic acid bacteria produce acids that coagulate and partially digest the milk protein during curd making. हम सब जानते हैं जो हमारे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो कर्ड के फॉर्मेशन के टाइम पे जो हमारे कर्ड के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, मिल्क के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उनका कोगुलेशन करा देते हैं और उनको पार्शियली डाइजेस्ट भी करा देते हैं। जिस तरह से आपने कैसीन का नाम सुना है, और कैसीन जो है वो यहां पे इन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की वजह से पैराकैसिनेट में कन्वर्ट किया जाता है, राइट। तो ये बिल्कुल सही बात है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो प्रोड्यूस करते हैं एसिड्स को, जिनकी वजह से मिल्क के अंदर जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं लाइक कैसीन, उनकी कोगुलेशन की जाती है और उनका पार्शियल डाइजेशन किया जाता है। उसकी वजह से वहां पे कर्ड का फॉर्मेशन अल्टीमेटली किया जाता है। तो ये बिल्कुल हमारी एनसीईआरटी के लाइन है और बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। The inoculum or starter contains millions of lactic acid bacteria which at any temperature multiply and convert milk into the curd. तो that means आपने ये भी सुना होगा कर्ड बनाने के टाइम पे हम दही के 2-3 चम्मच या 1 चम्मच जो ऐड करते हैं that's known as the inoculum or starter, और उस छोटे से दही को जब हम वहां पे ऐड करते हैं उसके अंदर मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट रहते हैं और वो एक स्पेशल एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पे वहां पे कर्ड का फॉर्मेशन करा देते हैं। बिल्कुल सही बात है। बट एक चीज आप यहां गौर से देखिएगा, लिखा हुआ है जो इनोकुलम या स्टार्टर होता है दैट कंटेन्स मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, सही बात है। बट यहां लिखा है विच एट एनी टेंपरेचर कन्वर्ट दिस मिल्क इनटू द कर्ड, बट हर किसी टेंपरेचर पे वो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और कर्ड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, क्योंकि कर्ड बनाने के लिए एक स्पेशल टेंपरेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस एनी टेंपरेचर की वजह से ये वाला स्टेटमेंट हमारा जो है ये बिल्कुल इनकरेक्ट आ जाएगा। दैट मीन्स इनोकुलम हम ऐड करते हैं, उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के मिलियंस जो बैक्टीरिया वो प्रेजेंट रहते हैं, बट स्पेशल टेंपरेचर पे ही कर्ड का फॉर्मेशन करा देते हैं। बट एनी टेंपरेचर लिखने की वजह से ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट आ जाएगा। छोटी छोटी चीजें जो हमारे एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है, इन्हीं को आगे पीछे करके जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं आपको बड़ा ध्यान रखना है कि कहां पे कौन सा वर्ड जो है वो कभी इनकरेक्ट बना देगा स्टेटमेंट को, कभी करेक्ट बना देगा, राइट। So, moving on to next statement, कर्ड कंटेन्स गुड क्वांटिटी ऑफ विटामिन B12। हम सब जानते हैं, हमारी एनसीईआरटी की लाइन है, जो कर्ड होता है उसमें विटामिन B12 की क्वांटिटी जो है वो अच्छी खासी होती है। तो दैट मीन्स वो ज्यादा जो है न्यूट्रिशनल क्वालिटी होती है कर्ड के अंदर, क्योंकि उसमें और एक चीज है विटामिन B12 की कंसंट्रेशन बहुत अच्छी खासी प्रेजेंट रहती है। और उसके बाद स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कर्ड इज लेस न्यूट्रिशियस देन मिल्क। बिल्कुल गलत, क्योंकि अभी हमने कहा मिल्क के रेस्पेक्ट में कर्ड में विटामिन B12 की कंसंट्रेशन अच्छी खासी होती है, तो कर्ड जो है वो ज्यादा न्यूट्रिशियस होगा एज कंपेयर टू द मिल्क। तो यहां पे लिखा हुआ है कर्ड इज लेस न्यूट्रिशियस, वो तो ज्यादा न्यूट्रिशियस होगा एज कंपेयर टू मिल्क। तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स इन आवर स्टोमक। बिल्कुल सही बात है। जो जैसे आपको किसी ने सजेस्ट भी किया होगा घर पे या डॉक्टर ने कि दिन के टाइम में पर्टिकुलरली जो है एक छोटी सी बाउल हमें कर्ड की लेनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे स्टोमक के लिए अच्छी रहती है। क्योंकि यहां पे जो है हमारे एनसीईआरटी के रिलेटेड ये भी जो है लाइन लिखी हुई है बेनिफिशियल रोल, इस वजह से क्योंकि ये चेक करता है डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को हमारे
स्टोमक के अंदर, जिसकी वजह से कर्ड हमारे लिए बहुत अच्छा मुफीद जो है वो बन जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, ये करेक्ट स्टेटमेंट हमारा आ जाएगा यहां पे। अब इसके बाद हमें यहां पे नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स देखने हैं, तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारा सेकंड आ गया, इसके साथ साथ हमारा फोर्थ आ गया और जो सिक्स वन आ गया। तो यहां पे जो है सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स, सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स, ये आपके ऑप्शन नंबर थर्ड में यहां पे दिया हुआ है, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया यहां पे। अच्छा, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। अभी भी ये क्वेश्चन जो है हमारे रोल ऑफ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के रिलेटेड ही है। तो यहां पे जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सही बात है। उसके बाद हमें इन स्टेटमेंट्स में से इस बार इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स का सेट जो है वो बाहर निकालना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हमें देखने पड़ेंगे यहां पे। हम सब जानते हैं जो डफ का फॉर्मेशन होता है और जिस डफ की वजह से हम वहां पे बहुत सारे फूड मटेरियल्स बनाते हैं, जैसे डोसा का फॉर्मेशन किया जाता है या इडली का फॉर्मेशन किया जाता है। तो डोसा एंड इडली के लिए जो डफ तैयार की जाती है वो बेसिकली फर्मेंटेशन की वजह से। तो उसी के रिलेटेड पहला स्टेटमेंट आप जरा यहां पे देखिएगा, द डफ विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इडली इज फर्मेंटेड बाय फंगई। फर्मेंटेशन हम सब जानते हैं बैक्टीरिया की वजह से, कभी कभार फंजाई की वजह से। बट यहां पे आप एक चीज अपनी एनसीईआरटी की लाइन याद रखिएगा, जिसमें हम डोसा एंड इडली बनाने के लिए जो डफ का प्रेपरेशन करते हैं उसकी फर्मेंटेशन बैक्टीरिया की वजह से होती है, ना कि फंगई की वजह से। तो स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि ये सब फंगई की वजह से फर्मेंटेशन जो है वहां पे हो रही है, जिस डफ का हम इस्तेमाल करते हैं डोसा एंड इडली बनाने के लिए अंदर। तो यहां फंगई नहीं होना चाहिए था, यहां पे बैक्टीरिया की वजह से डफ प्रिपेयर करते हैं, जिसकी वजह से डोसा एंड इडली का प्रिपरेशन या फॉर्मेशन आगे जाके किया जाता है, जिसकी वजह से ये वाला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट आ गया। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। डोसा एंड इडली जिस डफ की वजह से हम तैयार करते हैं वो डफ खुद फर्मेंटेशन की वजह से बनाई जाती है और वहां पे फर्मेंटेशन के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है, ना कि फंगई का। यहां फंगई लिखा हुआ है, जिसकी वजह से ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा, राइट। ये छोटी छोटी चीजें हमें याद रखनी है। द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डफ इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। तो बिल्कुल सही बात है, जो वहां पे पफ्ड लाइक अपीयरेंस होती है, जो वहां पे डफ में पफ्ड लाइक अपीयरेंस आ जाता है, वो बेसिकली CO2 की प्रोडक्शन की वजह से। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट जहां पे बिल्कुल करेक्ट आ गया। इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, द डफ विच इज यूज फॉर मेकिंग ब्रेड इज फर्मेंटेड यूजिंग बेकर्स यीस्ट। बिल्कुल सही बात है, जिस डफ को हम बनाते हैं ब्रेड के फॉर्मेशन के लिए, तो वो डफ खुद प्रिपेयर की जाती है यीस्ट की वजह से, सैक्रोमाइसीस सर्विस की वजह से। तो ये हमारा स्टेटमेंट यहां पे सही आ गया। और यहां पे बेकर्स यीस्ट आप सब जानते हो सैक्रोमाइसीस के लिए हम नाम इस्तेमाल करते हैं, तो ये बिल्कुल सही आ गया हमारा। टॉडी इज रिफ्रेशिंग ड्रिंक। टॉडी आप सब ने अपनी एनसीईआरटी के अंदर जो है नाम सुना होगा। टॉडी इज रिफ्रेशिंग ड्रिंक इन सम पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम्स। आप सब जानते हो वहां पाम्स जो हमारे प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाम्स, तो वहां पे उनका जो सैप निकलता है, उस सैप के अंदर नेचुरल फर्मेंटेशन होती है और खुद ब खुद जो है वहां से एक फर्मेंटेशन की वजह से ड्रिंक का फॉर्मेशन होता है। उस ड्रिंक को आप नाम देते हो दैट्स नेम्ड एज टॉडी। बिल्कुल सही बात है, जो सैप हम पाम से लेते हैं उसमें नेचुरल फर्मेंटेशन की वजह से एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनती है, दैट इज नेम्ड एज द टॉडी। बट एक छोटी सी जो है यहां पे एक गलती हुई है, और गलती क्या हम मानेंगे, इन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया है कि ये टॉडी जो रिफ्रेशिंग ड्रिंक पाई जाती है ये हम नॉर्दर्न इंडिया में देखते हैं, असल में ये हम साउदर्न इंडिया के अंदर देखते हैं। आपके एनसीईआरटी के अंदर लिखा भी होगा। तो नॉर्दर्न इंडिया में पाई जाती है टॉडी रिफ्रेशिंग ड्रिंक, गलत बात है। यह साउदर्न इंडिया का एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक माना जाता है, वहां पे ही बनाया जाता है। तो यहां पे ये स्टेटमेंट इसकी वजह से जो यहां प्लेस लिखा हुआ है किस इंडिया के पार्ट में ये पाया जाता है, नॉर्दर्न में नहीं होगा, साउदर्न इंडिया में पाया जाता है। तो इसकी वजह से जो यहां पे इनकरेक्ट आ जाएगा। हालांकि ये बिल्कुल सही बात है, हम टॉडी का फॉर्मेशन फर्मेंटेशन ऑफ सैप से करते हैं, पर्टिकुलरली पाम ट्रीज से जो लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट, माइक्रोब्स आर also used to ferment fish
फिश का फर्मेंटेशन किया जाता है माइक्रोब्स की मदद से, सोयाबीन का फर्मेंटेशन किया जाता है, बैम्बू के शूट्स का फर्मेंटेशन किया जाता है और उसके बाद उनको एज अ फूड मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। तो यह भी सही बात है, हम माइक्रोब्स को इस्तेमाल करते हैं फूड मटेरियल्स बनाने में और जहां पे फर्मेंटेशन की प्रोसेस से वो बनेंगे। तो यहां पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स देखने हैं। हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट आ गया और उसके साथ साथ फोर्थ आ गया, तो फर्स्ट एंड फोर्थ हमारी यहां पे करेक्ट ऑप्शंस होंगे। छोटी सी जो है यहां पे चेंज की वजह से यहां फंगई की जगह बैक्टीरिया होना चाहिए था, यहां नॉर्दर्न की जगह पे सदर्न इंडिया लिखा होना चाहिए था, जिसकी वजह से ये करेक्ट से इनकरेक्ट बन गए। राइट, आई होप आपने ये क्वेश्चन भी अंडरस्टैंड किया होगा यहां पे। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट, तो सिंपल हो या जितना भी कॉम्प्लेक्स आपको लगे, हमारे नीट में जो है वहां पे वेटेज हर किसी क्वेश्चन की सेम रहेगी। तो एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पे आप समझोगे, रॉकफोर्ड चीज, हम सब जानते हैं कि जो हमारी चीज का फॉर्मेशन होता है उसमें भी माइक्रोब्स का ही रोल होता है, चाहे आप कॉटेज चीज बनाओ या उसके बाद जो है स्पेशल टाइप्स ऑफ चीज का फॉर्मेशन करोगे। इसी में एक स्पेशल टाइप का चीज का फॉर्मेशन होता है, उस चीज को आप नाम देते हो, दैट्स नेम्ड एज रॉकफोर्ड चीज। हमारी एनसीईआरटी की लाइन है और हमारे एनसीईआरटी ने इसको मेंशन किया है, इसका नाम इज फॉर्म्ड बाय राइपनिंग विद। हम इस रॉकफोर्ड चीज का जब फॉर्मेशन करते हैं तो राइपनिंग जो इसकी की जाती है, आप सबको पता है राइपनिंग की वजह से कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर आ जाता है उस चीज का, उसका टेक्सचर जो है वो पर्टिकुलर बन जाता है। तो यहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है रॉकफोर्ड चीज का फॉर्मेशन जब किया जाता है तो उसमें हम राइपनिंग करते हैं किसी पर्टिकुलर माइक्रोब की वजह से फॉर ए पर्टिकुलर फ्लेवर। और यहां पे जो है ये राइपनिंग किस वजह से की जाती है, जो रॉकफोर्ड चीज का फॉर्मेशन करेंगे, क्या उसमें हम यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं, फंजाई का इस्तेमाल करते हैं या बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं, या वो खुद ब खुद फॉर्म हो जाती है। हम सब जानते हैं रॉकफोर्ड चीज का फॉर्मेशन जो है ये होता है बिकॉज ऑफ द फंजाई। उस फंजाई का नाम भी अगर आप याद रखना चाहोगे, उसका नाम है दैट्स नेम्ड एज द, आपको टीचर्स ने अपने क्लासरूम के अंदर बोला होगा, दैट्स नेम्ड एज पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई, पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। और ये पर्टिकुलरली पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई, पेनिसिलियम आप सब जानते हो हमारे एस्कोमाइसीट्स में आ जाता है, फंगाई का एक स्पेशल मेंबर है। तो रॉकफोर्टाई चीज का फॉर्मेशन पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई फंजाई की वजह से, तो यहां सिंपल इसका नाम नहीं लिखा हुआ है, बट हमारे एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है कि रॉकफोर्टाई चीज का फॉर्मेशन जब हम राइपनिंग करते हैं तो वो फंगाई की वजह से। मैंने आपको उस फंगाई का नाम भी बोला, दैट्स नेम्ड एज द पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। राइट, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने इसको याद रखा यहां पे। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन को हम देख लेंगे। डिफरेंट वैराइटीज ऑफ चीज हैव कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट। अभी मैंने कहा जब हम राइपनिंग करते हैं, पर्टिकुलर चीज का फॉर्मेशन करते हैं, तो उनके अंदर पर्टिकुलर टेक्सचर आ जाता है, फ्लेवर आ जाता है, टेस्ट आ जाता है। द स्पेसिफिसिटी कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब्स यूज्ड, तो दैट मीन्स वो स्पेसिफिसिटी जो आ जाती है, पर्टिकुलर कलर, टेक्सचर या फ्लेवर जो आ जाता है, वो पर्टिकुलर माइक्रोब्स की यूजेज की वजह से वहां पे आ जाता है। जैसे हम सिविस चीज का फॉर्मेशन करते हैं, आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल है, सिविस चीज जो होता है उसमें लार्ज होल्स पाए जाते हैं। और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सिविस चीज जो है ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ राइपनर चीज है जिसका एक पर्टिकुलर टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट आ जाता है। इसमें जो लार्ज होल्स पाए जाते हैं, उन लार्ज होल्स का फॉर्मेशन किस वजह से किया जाता है, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। राइट, तो ये लार्ज होल्स का फॉर्मेशन किस वजह से होगा, जरा आप देखिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे लिखा है लार्ज होल्स जो सिविस चीज के अंदर पाए जाते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ राइपनेड चीज के अंदर, दैट इज बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियम व्हिच इज कॉल्ड एज द स्ट्रेप्टोकोकस दैट प्रोड्यूसेस द मीथेन गैस। मैं आपको ये बता दूं जो लार्ज होल्स का प्रोडक्शन किया जाता है, कुछ देर पहले भी हमने कहा दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द CO2 गैस। ठीक है ना, तो आपने यहां पे स्ट्रेप्टोकोकस को देखा, याद है या नहीं है, बट यहां पे मीथेन गैस लिखा हुआ है, तो आप इसको जो है आंख बंद करके इनकरेक्ट स्टेटमेंट रखोगे यहां पे। नंबर सेकंड, a bacterium Propionibacterium shermani that produces methane gas। मैं आपको बता दूं आपकी एनसीईआरटी की लाइन है और आपने गैस भी किया होगा, सिविस चीज का फॉर्मेशन होता है बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियम, उस बैक्टीरियम का नाम है Propionibacterium shermani। राइट, तो यहां पे ये भी नाम लिखा हुआ है कि इसी बैक्टीरिया की वजह से, बट वो बैक्टीरिया जो है वो CO2 का प्रोडक्शन करेगा, ना कि मीथेन गैस का प्रोडक्शन। यहां पे मीथेन गैस लिखा हुआ है, तो ये हमारा इनकरेक्ट आ जाएगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर 3
थर्ड को देखोगे। अब बैक्टीरियम प्रोपियोनी, बैक्टीरियम शर्मनी, अभी मैंने कहा याद रखोगे, जो हमारी सिविस चीज का प्रोडक्शन होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 गैस, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन। हम सब जानते हैं लार्ज होल्स CO2 की ही वजह से बनते हैं, और इस सिविस चीज के अंदर जो पफी अपीयरेंस या लार्ज होल्स बनते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रोपियोनी शर्मनी बैक्टीरियम, और जिसकी वजह से वहां पे CO2 का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा किया जाता है। तो हमारा ये यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा। अ फंगस दैट रिलीज अ लॉट ऑफ गैसेस ड्यूरिंग इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ये हमारा स्टेटमेंट सही नहीं है, राइट। तो चीज के फॉर्मेशन के रिलेटेड हमारा क्वेश्चन था, पर्टिकुलरली सिविस चीज पे। आप याद रखोगे CO2 का प्रोडक्शन ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियम प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनी, राइट। उसका नाम आप याद रखना है और याद भी रखोगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहां पे है, अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से, इसमें आपकी पूरी एनसीईआरटी जो है वो कवर हो रही है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और एंड ऑफ द स्टेटमेंट्स हमें देखना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कितने हमारे यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट्स का सेट आ जाएगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारा कौन कौन सा है जरा देखेंगे। Microbes, especially yeast, are used for the production of beverages like wine, etc. हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल स्केल पे बेवरेज का फॉर्मेशन किया जाता है, वहां पे माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे एनसीईआरटी की लाइन भी है। माइक्रोब्स पर्टिकुलरली यीस्ट जो है उसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेवरेज लाइक वाइन, या अदर टाइप्स ऑफ ड्रिंक्स का फॉर्मेशन जो है वो यीस्ट की वजह से किया जाता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो आपकी एनसीईआरटी के लाइन है बिल्कुल सही। उसके बाद सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, जिसका कुछ देर पहले हमने नाम दिया बेकर्स यीस्ट, राइट, क्योंकि बेकरी प्रोडक्शन के अंदर वो इस्तेमाल किया जाता है। यहां सैक्रोमाइसिस सर्विसेज जो कि एक यीस्ट है, इसका काम है यहां पे बेवरेज का फॉर्मेशन करना, इसलिए आपकी एनसीईआरटी के लाइन है सैक्रोमाइसिस सर्विसेज जो है इज आल्सो कॉल्ड एज ब्रीवर्स यीस्ट। बिल्कुल सही बात है, इसको आप बेकर्स यीस्ट भी नाम देते हो। जब बेकरी में बनाने में हम काम लेंगे तो यहां पे ब्रीवर्स यीस्ट नाम देते हैं इसी सैक्रोमाइसिस सर्विस को, राइट। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही आ गया। Brewer's yeast is used for fermenting malted cereals and fruit juices to produce butanol। जरा पहले आप जरा इस स्टेटमेंट को देखोगे। Brewer's yeast जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है फर्मेंटेशन ऑफ माल्टेड सीरियल्स के लिए। सही बात है, जो हाफ जर्मिनेटेड जो हमारे जो सीड्स होते हैं उनमें माल्टोस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, और उसी के बाद उस माल्टोस को अल्टीमेटली हम इथेनॉल में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से बेवरेज में फॉर्मेशन किया जाता है इस इथेनॉल का। बट यहां पे यहां तक स्टेटमेंट सही मुझे लग रहा है, आधे तक। ब्रीवर्स यीस्ट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है फॉर फर्मेंटिंग द माल्टेड सीरियल, सही बात है, या फ्रूट जूसेस, जिस तरह से ग्रेप्स के जूसेस से हम बेवरेज का फॉर्मेशन करते हैं, बट उनकी फर्मेंटेशन की वजह से वहां पे इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है या मीथेनॉल का प्रोडक्शन, कभी कभार जो पॉइजनस अल्कोहल बन जाता है, ना कि ब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन। बट यहां पे लिखा हुआ है कि ब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन फर्मेंटेशन की वजह से, यीस्ट की फर्मेंटेशन की वजह से बन जाता है बेवरेज के अंदर, जो कि बिल्कुल गलत बात है। यहां इथेनॉल लिखा हुआ होना चाहिए था। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट, द टाइप्स ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स डिपेंड ऑन, जो एल्कोहलिक ड्रिंक्स के टाइप्स डिफरेंट टाइप्स है, उनको बनाने के लिए जो या उनके बनाने के जो टाइप्स हमारे वहां पे है वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा रॉ मटेरियल इस्तेमाल करें। सही बात है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेवरेज के ड्रिंक्स जो बनाए जाते हैं वो डिपेंड करता है कि रॉ मटेरियल कौन सा हम इस्तेमाल करें। क्या पोटैटो से बनाया जाएगा, ग्रेप के जूस से बनाया जाएगा, एंड यूज फॉर फर्मेंटेशन। तो दैट मीन्स रॉ मटेरियल फर्मेंटेशन के लिए हम कौन इस्तेमाल करते हैं, एंड द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग। आप सबको पता है कभी कभार डिस्टिलेशन की प्रोसेस से बनेंगे, कभी कभार विदाउट डिस्टिलेशन की वजह से भी एल्कोहलिक ड्रिंक्स का फॉर्मेशन किया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स का फॉर्मेशन किया जाता है वो डिपेंड करेगा हम रॉ मटेरियल फर्मेंटेशन में कौन इस्तेमाल कर रहे हैं और किस प्रोसेस से उसको तैयार किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही आ गया यहां पे। उसके बाद लिखा हुआ है वाइन एंड बीयर आर प्रोड्यूस्ड विद डिस्टिलेशन। आप सबको पता है जो डिस्टिलेशन की वजह से हम ड्रिंक्स बनाते हैं उनमें इथेनॉल या अल्कोहल की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और जो विदाउट डिस्टिलेशन हम बनाते हैं अल्कोहलिक ड्रिंक्स उनमें इथेनॉल या जो ड्रिंक्स में वहां पे इथेनॉल का जो प्रोडक्शन होता है वो कम रहता है। तो दैट मीन्स आपको यह भी पता होगा वाइन एंड बीयर हमारे वो अल्कोहलिक ड्रिंक्स है जो सॉफ्ट ड्रिंक्स में आ जाते हैं और
जिनमें वहां पे अल्कोहल की कंसंट्रेशन कम होती है, और जिनमें अल्कोहल की कंसंट्रेशन कम होगी, मैंने अभी कहा, उनको हम विदाउट डिस्टिलेशन तैयार करेंगे। और जैसे हमारे पास ब्रांडी हो गया, रम हो गया, विस्की हो गया, उनमें जो है वहां पे प्रोडक्शन ज्यादा होता है इथेनॉल का, और उसमें जो है हम वहां पे डिस्टिलेशन की प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रिंक्स बनते हैं। उसी के रिलेटेड स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वाइन एंड बीयर आर प्रोड्यूस्ड विद डिस्टिलेशन। नहीं, डिस्टिलेशन की वजह से अल्कोहल की कंसंट्रेशन बढ़ाई जाती है, बट वाइन एंड बीयर में जो है वहां पे कंसंट्रेशन कम रहती है, तो इसको हम विदाउट डिस्टिलेशन बनाते हैं। तो दैट मीन्स यहां पे गलत लिखा हुआ है। वायरस विस्की हो गया, ब्रांडी हो गया एंड रम हो गए, दीज आर हैवी ड्रिंक्स। कुछ हैवी जो है ड्रिंक लवर्स होते हैं, जिनको जो है हैवी ड्राइवर्स के नाम से भी आप जान सकते हो। इसमें विस्की, ब्रांडी और रम जो होते हैं, दे आर प्रोड्यूसर विदाउट डिस्टिलेशन। नहीं, वो डिस्टिलेशन से तैयार किए जाएंगे, क्योंकि उनमें अल्कोहल की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, 70-80% जो है वो लेके जाते हैं हम। तो ये स्टेटमेंट जो है यहां पे गलत आ जाएगा। इसमें सही चीज आपको ये याद रखनी है, वाइन एंड बीयर विदाउट डिस्टिलेशन तैयार किए जाएंगे, और हैवी ड्रिंक्स जो हमारे पास होते हैं, विस्की, ब्रांडी और रम के फॉर्म में, उनको हम डिस्टिलेशन की वजह से तैयार करेंगे। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा यहां पे जो है इनकरेक्ट आ गया। तो जो आपके करेक्ट स्टेटमेंट से कौन कौन सा, एक तो 1 आ गया हमारा करेक्ट स्टेटमेंट, सेकंड भी आ गया करेक्ट स्टेटमेंट, और हमारा फोर्थ भी आ गया यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट और उसके बाद जो है हमारा सेकंड आ गया, फर्स्ट सेकंड भी आ गया, और उसके साथ साथ जो है हमारा यहां पे जो सही आ गया वो हमारा फोर्थ भी है। तो ये आपके ऑप्शन नंबर 4 के अंदर ये ऑप्शंस आपको सही मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी हमारा दिया हुआ है हमारे एनसीईआरटी के लाइन्स के अंदर। और एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन हम देखते हैं यहां पे स्टेटमेंट बेस्ड में, और ये जो है एंटीबायोटिक से हमने क्वेश्चन लिया हुआ है। एंटीबायोटिक जो हमारे हैं आर केमिकल सब्सटेंसेस, हम सब जानते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जैसे बैक्टीरिया और फंजाई से ही हम एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करते हैं, और उनकी वजह से जो दूसरे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, हम उनकी ग्रोथ को रिटार्ड कर देते हैं या उनको हम मार ही देते हैं। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट हमारी एनसीईआरटी का, एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस जो प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स व्हिच कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ of other disease causing microorganisms as a definition antibiotics आप याद रखते हो, तो ये बिल्कुल हमारा स्टेटमेंट सही आ गया। पेनिसिलिन was the first antibiotic discovered, बचपन से सुनते आ रहे हो आप, and that was discovered by the Alexander Fleming while working on the bacterium staphylococcus। आप सब जानते हो वो बैक्टीरियम स्टेफाइलोकोकस पे काम कर रहा था, और एक दिन उन्होंने जो है अपने डिशेस को, वन ऑफ द डिशेस वहां पे अनवॉश रह गया था। नेक्स्ट डे जब वो वापस आया, आपने क्लास के अंदर सुना भी होगा, वहां पे जो है उन्होंने देखा कि एक मोल्ड जो है उसके अराउंड में लगा हुआ था, जिसकी वजह से उस स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की ग्रोथ जो थी वो वहां पे रुक चुकी थी, वो ज्यादा कॉलोनी का फॉर्मेशन वहां पे नहीं कर पाया था। बिल्कुल सही बात है, पेनिसिलियम हमारा फर्स्ट एंटीबायोटिक है जिसको डिस्कवर करने वाले थे हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जब वो काम कर रहे थे एक बैक्टीरिया के ऊपर जिसका नाम था स्टेफाइलोकोकस दैट कुड नॉट ग्रो ड्यू टू द केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम। उसने ऑब्जर्व किया था कि उन डिशेस के, उन पैट्री डिशेस के अराउंड में पेनिसिलियम नोटेटम का एक फंगस जो एक मोल्ड है, उसने अपने आप को ग्रो किया था, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया वहां पे ग्रो नहीं कर पाया था, उसकी कॉलोनी ज्यादा एस्टैब्लिश नहीं हो पाई थी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आप सबको ये याद रखना चाहिए। उसके बाद जो है उसका ड्रग वैल्यू, पेनिसिलिन नाम जिसका है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, उसका ड्रग वैल्यू एज अ ड्रग जो इस्तेमाल किया जाता है, उसको आपने देखा भी होगा और आपने पढ़ा भी होगा, उसका फुल पोटेंशियल एज इफेक्टिव एंटीबायोटिक जो देखा गया था, वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के साथ साथ जो है वहां पे और 2 बंदों ने एस्टैब्लिश किया था, उसका ज्यादा रोल देखा था, जहां पे एंटीबायोटिक के तौर पे हम उसको इस्तेमाल करेंगे, जिसमें आपने नाम सुना होगा अर्नेस्ट चेन का एंड हार्वर्ड फ्लोरी का। तो जो हमारे वहां पे चेन एंड फ्लोरी है, उन्होंने वहां पे पेनिसिलिन का फुल पोटेंशियल देखा था, उसका ड्रग वैल्यू देखा था एज एन एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन को डिस्कवर तो किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, बट उसका ड्रग वैल्यू जो निकाला गया था, उसका फुल पोटेंशियल एज एन एंटीबायोटिक इस्तेमाल करना जो निकाला गया था, वो देखा था चेन एंड फ्लोरी ने। आपके एनसीईआरटी के लाइन है, ये हमारा स्टेटमेंट सही है। एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स इज वन ऑफ द मोस्ट
मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज, सही बात है, ये एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज में है ऑफ द 21st सेंचुरी। बस यहां पे देखने की जरूरत है, ये हमारे वहां पे आपने देखा भी होगा 20th सेंचुरी की जो डिस्कवरी थी पेनिसिलिन या वहां पे एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी के रिलेटेड 20th सेंचुरी की वो डिस्कवरी थी। बट स्टेटमेंट में लिखा हुआ एक छोटी सी चेंज यहां पे लाई हुई है, तो यहां पे लिखा हुआ है 21st सेंचुरी, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट हमारा गलत आ जाएगा। फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरी तीनों को, ठीक है ना, उनको वहां पे नोबेल प्राइज से नवाजा गया था इन 1945। डेट भी आपको याद रखना है यहां पे, ये बिल्कुल सही बात है। 1945 में इन तीनों को, फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरी को वहां पे नोबेल प्राइज दिया गया था। तो यहां पे आपको यहां पे देखना है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबो आर करेक्ट। तो मुझे लगता है इस ए के बगैर, फोर्थ के बगैर जितने भी है वो तमाम करेक्ट है, तो ये आपका सही ऑप्शन यहां पे आ जाएगा। राइट, ये हो गया आपका एंटीबायोटिक्स पे क्वेश्चन। उसके बाद एंटीबायोटिक्स पे ही और एक क्वेश्चन है, antibiotics have greatly improved our capacity to treat deadly diseases. Select the number of such diseases from the following. यहां पे कुछ diseases का नाम लिखा हुआ है और यहां से हमें वो diseases का नंबर देखना है या इसमें से कितने diseases है जिनको हम एंटीबायोटिक से ट्रीट कर सकते हैं। तो आप सबको पता है जो प्लेग जो है लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी के अंदर, एक डेडली डिजीज, ताउन नाम देते हो आप इसका, वूपिंग कफ जो है ये भी आपने नाम सुना होगा, कॉकर नाम सुना भी होगा, वूपिंग कफ। तो ये प्लेग जो है, वूपिंग कफ जो है, ये एंटीबायोटिक से ट्रीट होते हैं। इसके बाद मम्प्स, गलरियथिस नाव च दीवान, बट ये आप सबको पता है ये एक वायरल डिजीज है, ठीक है ना, तो इसको एंटीबायोटिक से हम ट्रीट नहीं कर सकते। इसके बाद डिप्थीरिया, डिप्थीरिया जो है आपने अपने एनसीईआरटी के अंदर लिखा होगा, वहां पे देखा भी होगा, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स की वजह से, एक बैक्टीरियल डिजीज है, हर्ट वेसोरियत नाव च दीवान, ठीक है ना। या इसके बाद एड्स का नाम लिखा है यहां पे, हम सब जानते हैं कि एक वायरल डिजीज है। तो लेप्रोसी, म्यूंदयथिस नाव च दीवान, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। तो इसमें से नंबर ऑफ डिजीज हमें देखना है जिनको हम ट्रीट कर सकते हैं, किसकी वजह से, एंटीबायोटिक्स की वजह से। हमारा प्लेग भी आ गया, वूपिंग का भी आ गया, आपके एनसीईआरटी की एग्जांपल्स है, डिप्थीरिया भी आ गया एंड लेप्रोसी भी आ गया। तो ये आपका सही आंसर आ जाएगा। चार यहां पे डिजीजेस हम ट्रीट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है ना, तो इसमें भी आपकी एनसीईआरटी के लाइन्स दी हुई है, आप इसको यहां पे देखोगे। लैक्टोबैसिलस अ बैक्टीरियम, लैक्टोबैसिलस हम सब जानते हैं एक बैक्टीरियम है, प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, इंडस्ट्रियल स्केल पे हम उसको इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड, सही बात है। एसिटोबैक्टर एसिटाई नाम है आपके एनसीईआरटी के अंदर, अ बैक्टीरियम प्रोड्यूस एसिटिक एसिड, सही बात है। एसिटोबैक्टर एसिटाई जो है इसकी वजह से इंडस्ट्रियल स्केल पे हम एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन करा देते हैं। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिटिकम, इसका नाम भी आपने एनसीईआरटी के अंदर लिखा होगा, देखा होगा, वहां पे बैक्टीरिया जो क्लोस्ट्रिडियम बैक्टीरिया जो है हमारा, वो प्रोड्यूस करता है इंडस्ट्रियल स्केल पे किस चीज को, ब्यूटाइलिक एसिड को। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसके बाद एस्परजिलस नाइजर का भी आपने नाम सुना होगा और ये भी देखा होगा, एस्परजिलस नाइजर जो है वो इंडस्ट्रियल स्केल पे हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द साइट्रिक एसिड। बट एक छोटी सी चीज यहां पे इसको इनकरेक्ट बनाएगा, एस्परजिलस नाइजर लिखा हुआ है, इट्स अ बैक्टीरियम, ये बैक्टीरिया है, बट हम सब जानते हैं ये बेसिकली जो है एक फंगई है। एस्परजिलस नाइजर जो है हमारे एस्कोमाइसीड्स के अंदर ही आ जाता है। तो एस्परजिलस नाइजर इज नॉट अ बैक्टीरियम, इट इज बेसिकली अ फंगई। ये सही बात है, वो प्रोड्यूस करता है साइट्रिक एसिड को एट इंडस्ट्रियल स्केल। तो आप यहां पे छोटी सी मिस्टेक की वजह से, छोटी सी चेंज की वजह से देखोगे कि ये स्टेटमेंट हमारा जो है करेक्ट से इनकरेक्ट बन गया। तो ये आपका यहां पे सही ऑप्शन आ जाएगा। इससे आपके एनसीईआरटी के ये क्वेश्चन जो है, ये लाइन्स जो है, ये आपको रिवाइज भी हो गए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन जो है हमारे इंडस्ट्रियल स्केल पे दिया हुआ है, वहां पे व्हाट विल बी द रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ दोज दिस केमिकल्स जो इंडस्ट्रियल स्केल पे हम बनाते हैं। उसी में क्वेश्चन आपने देखा होगा, जब हम बॉटल्ड फ्रूट जूसेस को देखते हैं जो हम मार्केट से लाते हैं, वो बिल्कुल क्लियर होते हैं एज कंपेयर टू दोज जिन ड्रिंक्स को हम घर पे तैयार करते हैं। अगर घर पे हमने कभी कभार जो है फ्रूट से जूस का प्रोडक्शन किया होगा, जैसे आपने जो है ऑरेंज को लिया, उसको जो है वहां
वहां पे आपने उससे जूस तैयार किया, आप देख रहे होंगे वहां उसमें वो रैशेस हमें नजर आ जाते हैं, वो फ्लोटिंग रैशेस जैसे वो नजर आ जाते हैं। तो वो जूस जो हम घर पे बनाते हैं वो ज्यादा क्लियर नहीं होता है एज कंपेयर टू वो जूस जो हम मार्केट से खरीदते हैं। तो यही चीज हमारे क्वेश्चन जो है में दिया हुआ है, बॉटल जूस जो हम मार्केट से लाते हैं वो ज्यादा क्लियर होते हैं एज कंपेयर टू वो जूस जो हम घर पे तैयार करते हैं। ये किस वजह से? ये बॉटल जूस जो है वो क्लैरिफाई किए जाते हैं, उनमें वो रैशेस वगैरह हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आ जाते। वो किसकी वजह से? क्या वो लाइपेसेस और प्रोटीएसेस को ऐड करके, क्या वो स्ट्रेप्टोकाइनेस को ऐड करके, क्या वो पैक्टिनेसेस एंड प्रोटीएसेस को ऐड करके, या कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स को ऐड करके? हम सब जानते हैं वहां पैक्टिन की जो रैशेस होती है उसके सेल वॉल के वो अंदर जो पैक्टिन प्रेजेंट होता है, या वहां जो प्रोटीन्स हो जाते हैं वो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, उनको डाइजेस्ट किया जाता है। तो आपकी एनसीईआरटी के लाइन है उन बॉटल फ्रूट जूसेस को जो क्लियर बनाया जाता है, क्योंकि उसके अंदर हम एडिशन करते हैं एक तो पैक्टिनेसेस जो हमारे एंजाइम्स होते हैं और प्रोटीएसेस जो हमारे एंजाइम्स होते हैं, जो पर्टिकुलरली वहां पे डाइजेस्ट करते हैं पैक्टिन को, एज वेल एज वहां पे जो है प्रोटीन्स का डाइजेशन करा देते हैं। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। फ्रूट जूसेस जो क्लियर बनाए जाते हैं जो मार्केट के अंदर अवेलेबल होंगे उनमें पैक्टिनेस एंड प्रोटीएसेस को ऐड किया होता है, जिसकी वजह से वहां पे वो रैशेस वगैरह नजर नहीं आ जाते। राइट, तो 10 क्वेश्चंस हो गए हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे हम जाते हैं। ये अगेन जो है आपके एनसीईआरटी की लाइन्स है। चूज द ड्रग करेक्टली मैच्ड विद इट्स प्रोड्यूसर एंड फंक्शन। हम यहां पे रोल ऑफ माइक्रोब्स देखते हैं। तो माइक्रोब्स की वजह से कुछ ड्रग्स का फॉर्मेशन जो हम करते हैं, जिसमें कुछ जो है हमारे एनसीईआरटी के अंदर मेंशन भी किए हुए हैं, तो वही से हमारा जो है ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। नंबर फर्स्ट यहां पे आप देख रहे होंगे स्ट्रेप्टोकाइनेस। स्ट्रेप्टोकाइनेस इज अ ड्रग, ठीक है ना। तो हमें ये देखना है कि हम प्रोड्यूस किससे करते हैं। लिखा हुआ है प्रोड्यूसर बाय अ फंगस, बट हम सब जानते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेस जो कि ड्रग वहां पे दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी के अंदर, वो बेसिकली बैक्टीरिया से बनाया जाता है, जिसका आपने नाम भी सुना होगा, दैट्स कॉल्ड एज स्ट्रेप्टोकोकस। राइट, तो ये स्ट्रेप्टोकोकस जो है इससे ड्रग तैयार किया जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेस एज अ क्लॉट बस्टर वगैरह, वो हम आगे देखेंगे इस्तेमाल करते हैं। यहां हमें देखना है कि प्रोडक्शन कहां से होता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये बैक्टीरिया से तैयार किया जाता है ना कि फंगस से। अगेन दिया हुआ है स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस्ड बाय यीस्ट, नहीं अभी मैंने कहा बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस से तैयार किया जाएगा, तो ये भी गलत हमारे यहां पे। स्टैटिन्स जो हमारे ड्रग्स होते हैं जो आपको पता भी होगा यीस्ट से तैयार किए जाते हैं, तो प्रोड्यूस्ड बाय द यीस्ट, ये सही बात है। स्टैटिन जो ड्रग्स होते हैं वो यीस्ट से तैयार किए जाते हैं, और आप सबको पता है उस यीस्ट का नाम हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ है, दैट्स कॉल्ड एज मोनास्कस परप्यूरियस। मोनास्कस परप्यूरियस। और स्टैटिन का फंक्शन भी आपको पता होगा, वो बेसिकली जो है ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल की लेवल होती है उस कोलेस्ट्रॉल की लेवल को वो कंट्रोल करा देता है या डिक्रीज करा देता है, क्योंकि जो एंजाइम वहां पे ब्लड का कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन करा देता है, उसके एंजाइम के जो है वो वहां पे उस एंजाइम के साथ वहां पे कॉम्पीट करता है, और जिसकी वजह से वहां पे वो एंजाइम नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से ब्लड का कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन किया जाता। तो ये भी हम आगे जाके देखेंगे। यहां सिर्फ हम ये देखते हैं कि प्रोडक्शन कहां से किया जाता है। और उसके बाद लिखा हुआ है साइक्लोस्पोरिन ए, अगेन आपने नाम सुना होगा, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, ठीक है ना। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के अंदर हम देते हैं, प्रोड्यूसर बाय बैक्टीरिया। तो यहां पे लिखा हुआ है साइक्लोस्पोरिन जो है ये बैक्टीरिया से तैयार किया जाता है, बट आप सब जानते हो साइक्लोस्पोरिन जो है वो एक फंगई से तैयार किया जाता है, डेटेरोमाइसीड्स का मेंबर है, दैट्स कॉल्ड एज ट्राइकोडर्मा। पूरा नाम आपने सुना होगा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो है यहां से तैयार किया जाता है ये साइक्लोस्पोरिन ए ड्रग। ये हमारे पास एक फंगई है ना कि ये बैक्टीरिया है, तो ये हमारा गलत आ गया यहां पे। तो इनमें जो करेक्ट आपने ये देखा वो स्टैटिन्स के रिलेटेड, इनको प्रोड्यूस किया जाता है यीस्ट की वजह से जिसका नाम है मोनास्कस परप्यूरियस। तो ये हमारा स्टेटमेंट यहां पे बिल्कुल सही आ गया। राइट, तो इससे भी आपके एनसीईआरटी की लाइंस जो है रिवाइज हो गई और आप इस चीज को याद रखोगे। अब इन्हीं के फंक्शंस के रिलेटेड और इनके जो है प्रोडक्ट्स के रिलेटेड हम यहां पे क्वेश्चन बनाए हुए हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग आप देख रहे होंगे, या आपको यहां पे जो है एक रॉन्गली मैच्ड
यहाँ पे ऑप्शन देखना पड़ेगा और इसमें हम पहले देखेंगे। नंबर फर्स्ट पे लिखा हुआ है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। अभी मैंने आपको बोला था ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो हमारा है उसको हम इस्तेमाल करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ द ड्रग दैट्स कॉल्ड ए साइक्लोस्पोरिन ए, और उसको एज अ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग वहां पे जो है एज अ फंक्शन में लाया जाता है, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे हम जो है पेशेंट के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो ये बिल्कुल सही आ गया हमारा। उसके बाद मोनेस्कस परप्यूरियस, अभी मैंने कहा ये हमारे पास एक यीस्ट का नाम है और इससे जो प्रोडक्ट तैयार किया जाता है दैट्स नेम्ड एज अ स्टैटिन, और स्टैटिन जो है वो ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को जो है वहां पे कम करा देता है। तो लोअरिंग ऑफ द ब्लड कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल ब्लड जो कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए जो एंजाइम होता है उसके साथ वो कॉम्पिटिटिवली वहां पे कॉम्पीट करता है, उसको इनहिबिट करता है वहां पे, उसकी वजह से ब्लड में कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत कम बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस जो है ये हमारे पास माइक्रोब है और इससे प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। कुछ देर पहले मैंने आपको कहा दैट्स कॉल्ड स्ट्रेप्टोकाइनेस, और स्ट्रेप्टोकाइनेस जो है आपने सुना भी होगा जो हमारे ब्लड वेसल्स में क्लॉट्स का फॉर्मेशन होता है, और जो पर्टिकुलरली जो है उन पेशेंट्स के अंदर जिनको हार्ट डिजीज होती है तो उसमें उस टाइम पे जो है वो ब्लड के वेसल से उन क्लॉट्स को रिमूव करा देता है वो स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोडक्ट, जिसको तैयार किया जाता है फ्रॉम द बैक्टीरिया विच इज कॉल्ड एज स्ट्रेप्टोकोकस। बिल्कुल सही बात है। इनके फंक्शंस, इनके एप्लीकेशंस भी आप देख रहे हो, माइक्रोब का नाम भी आप देख रहे हो, उसके साथ साथ प्रोडक्ट्स कौन कौन से बनते हैं वो भी आप देख रहे हो। उसके बाद मैंने कुछ देर पहले कहा क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिटिकम जो है इसको इंडस्ट्रियल स्केल पे जो है इस्तेमाल में लाया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ब्यूटाइरिक एसिड, बट यहां पे लिखा हुआ है इससे हम लाइपेसिस का इस्तेमाल करते हैं, लाइपेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हाँ, लाइपेसिस को हम दूसरे माइक्रोब से तैयार किए करते हैं और उन लाइपेसिस को हम, आप सब जानते हो, हम डिटर्जेंट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। डिटर्जेंट्स में उन लाइपेसिस को ऐड करते हैं जिसकी वजह से लॉन्ड्री के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, ऑयली स्टेन्स जो है वो कपड़ों से निकल आते हैं। तो रिमूवल ऑफ द ऑयली स्टेन्स तो सही बात है, बट लाइपेसिस को क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिटिकम जो कि हमारे पास एक बैक्टीरिया है उससे तैयार नहीं किया जाता है। तो हमारा ये यहां पे जो स्टेटमेंट आ जाएगा ये रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी बनेगा, राइट। तो आपने माइक्रोब्स के प्रोडक्ट्स के साथ साथ उनके फंक्शंस भी यहां पे याद रखे। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब यहां पे जो है हम इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को देखते हैं। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। नंबर फर्स्ट, अब ये जो है ये आप सब जानते हो, वहां पे एक टॉपिक है आपका दैट इज द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का नाम भी आपने सुना होगा। तो रोल ऑफ माइक्रोब्स इन ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज जो है उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने बनाए हुए हैं, वो हम यहां पे रिवाइज कर लेंगे। द म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड सीवेज। सीवेज असल में म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर ही होता है जिसका मेजर कंपोनेंट वहां पे जो है आप सब जानते हो फीकल या ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है। तो यहां पे लिखा हुआ है द म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इज आल्सो कॉल्ड सीवेज। बिल्कुल सही बात है। विच कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। उस सीवेज के अंदर बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। आप सब जानते हो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर हमारे पास सीवेज के अंदर प्रेजेंट होगा उतना ही वो ज्यादा पोल्यूटेड भी रहता है। तो उस म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर के अंदर जिसको आप पर्टिकुलरली सीवेज भी नाम देते हो उसके अंदर बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, एज वेल एज उसके अंदर माइक्रोब्स भी पाए जाते हैं। और वो माइक्रोब्स आप सब जानते हो उसमें हमारे कुछ बेनिफिशियल माइक्रोब्स भी होते हैं और उसमें कुछ हार्मफुल माइक्रोब्स भी होते हैं जो पैथोजेनिक होते हैं, जो वहां पे डिजीज को कॉज करते हैं। तो इन माइक्रोब्स के रिलेटेड आप याद रखोगे इनमें हमारे कुछ यूजफुल बैक्टीरिया भी आ जाते हैं जिनके रिलेटेड क्वेश्चन भी बने हुए हैं, और इनमें कुछ हमारे ऐसे भी बैक्टीरिया है जो कि पैथोजेनिक होते हैं, जो कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी होते हैं। और इसमें पर्टिकुलरली याद रखोगे जो हमारे यूजफुल बैक्टीरिया है, हम सब जानते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं इन क्वेश्चंस के फॉर्म में। ऑर्गेनिक मैटर को हमें असल में ब्रेक करना है सीवेज के अंदर ताकि वो लेस पोल्यूटेड बने, और हम कोई जो है रॉकेट साइंस वहां पे नहीं इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं उस सीवेज के अंदर हमारे कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो यूजफुल होते हैं, जो उस ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर देते हैं। और वो यूजफुल बैक्टीरिया आप सब जानते हो वो हमारे होते हैं हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया।
हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया इसलिए क्योंकि वो वहीं से उस टाइम पे जो है वहां पे ऑर्गेनिक मैटर से ही खाना निकालेंगे, उस ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करेंगे। प्लस आप ये चीज भी याद रखोगे, वो एरोबिक वंस होते हैं, उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो यूजफुल बैक्टीरिया हमारे उस सीवेज के अंदर प्रेजेंट होंगे वो हेटेरोट्रॉपिक भी होंगे, एरोबिक भी होंगे, और उन्हीं की वजह से ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट किया जाएगा और सीवेज को लेस प्लूटेड बनाया जाएगा। राइट, पैथोजेनिक भी होते हैं, साथ साथ हेटेरोट्रॉपिक होंगे, डिजीज कॉज होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कॉलरा वगैरह जो डिजीज कॉज करते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो हमारा जो है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर को ही सीवेज नाम देते हैं और उसमें मेजर कंपोनेंट्स होते हैं हमारा ऑर्गेनिक मैटर, और उसके साथ साथ उस सीवेज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स भी पाए जाते हैं। बिफोर डिस्पोजल सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, जैसे मैंने अभी कहा, जो हमारा सीवेज निकलता है पर्टिकुलरली सिटीज से, उनको हम नियर बाई रिवर्स के अंदर या वाटर बॉडीज के अंदर नहीं डाल देते हैं, क्योंकि उन वाटर बॉडीज में प्रॉब्लम आ जाएगी, यूट्रोफिकेशन वगैरह आप सब जानते हो। तो इससे पहले कि उस सीवेज को जो है नियर बाई वाटर बॉडीज में हम जो है वो ड्रेन ऑफ कर ले, उससे पहले उसको लेस प्लूट बनाया जाता है और उसके लिए उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में जो है लिया जाता है। तो बिफोर डिस्पोजल सीवेज इज ट्रीटेड इन STP, आपने नाम सुना होगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, टू मेक इट लेस प्लूटिंग। बिल्कुल सही बात है, हमारे यहाँ कश्मीर में भी बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है, जैसे आपने दरगाह के साइड से देखा होगा, या सिक्किम में अपना एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, तो जो है मल्टीपल लोकेशंस पे आपने देखे होंगे। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय एरोबिक ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन सीवेज, जैसे मैंने अभी कहा, हम सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करा देते हैं, जिसकी वजह से वो लेस प्लूटेड बन जाता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय एरोबिक ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन सीवेज। वो माइक्रोब्स तो सीवेज में नेचुरली पाए जाते हैं, सही बात है, वो वहां पे एरोबिक भी होंगे, बट कुछ देर मैंने पहले कहा कि वो ऑटोट्रॉपिक नहीं होते, वो तो हेटेरोट्रॉपिक होंगे, क्योंकि उनका खाना वही ऑर्गेनिक मैटर बनेगा, खुद वो खाना प्रिपेयर नहीं कर देते हैं। तो जिन ऑर्गेनिजम्स को हम काम में लाएंगे वो हेटेरोट्रॉपिक होने के साथ साथ एरोबिक भी होंगे, बट आपके ऑप्शंस के अंदर लिखा होगा, ये लिखा हुआ है कि वो एरोबिक के साथ साथ ऑटोट्रॉपिक होंगे, बट वो हेटेरोट्रॉपिक होंगे, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट बन जाएगा। इट इन्वॉल्व, जो हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर सीवेज को ट्रीट किया जाता है ना, उसमें वहां पे जो है दो प्रोसेस चलाई जाती है, एक तो प्राइमरी प्रोसेस और सेकेंडरी प्रोसेस। प्राइमरी प्रोसेस में पर्टिकुलरली फिल्ट्रेशन वगैरह आपने सुना होगा, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन जो है वो काम में लाया जाता है, जिसमें कोई माइक्रोब का इस्तेमाल नहीं करते, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट दिया जाता है जहां पे हम वहां पे माइक्रोब्स को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहलाता है। तो इससे सही बात है, सीवेज को ट्रीट करने के टाइम पे दो प्रोसेस से उसको गुजारा जाता है, एक तो हमारे पास प्राइमरी ट्रीटमेंट आ जाता है और दूसरा जो है वो हमारा सेकेंडरी, या जिसको दूसरा नाम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी देते हो। तो रॉन्ग स्टेटमेंट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा ये आ गया, क्योंकि माइक्रोब्स का फीचर ऑटोट्रॉपिक लिखा था, होना चाहिए था हेटेरोट्रॉपिक। राइट, आई होप आपको ये समझ आया, आपने इस चीज को अंडरस्टैंड किया। तो इसके बाद मैंने अभी बातों में आपको बोला, यहां पे सीवेज का जो फिल्ट्रेशन किया जाता है, असल में सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन जो किया जाता है, इट इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ द फ्लोटिंग डेब्रिज। जो बहुत सारे फ्लोटिंग डेब्रिज उसके साथ आ जाते हैं, जैसे जो है क्लॉथ्स के पीस आ सकते हैं, पॉलीथीन बैग्स आ सकते हैं, पेपर के बड़े बड़े जो है पीसेस आ सकते हैं, उनको हम सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन की वजह से बाहर निकालते हैं, और जो वहां पे जो डर्ट होता है या वहां पे जो स्मॉल पेबल्स, जो छोटे छोटे कंकर होते हैं, उनको सेडिमेंटेशन की वजह से बाहर निकाला जाता है। ये सारा हम प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज के अंदर कर देते हैं, आप सबने अच्छे से पढ़ा भी होगा। इसी के अंदर लिखा होगा फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन विच इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ द फ्लोटिंग डेब्रिज। फ्लोटिंग डेब्रिज को बाहर निकालना, और ग्रिट को, ये एक वर्ड लिखा है ग्रिट, ग्रिट में हमारा जो है वहां पे सॉइल आ जाता है और स्मॉल पेबल्स वगैरह आ जाते हैं, उनको सेडिमेंटेशन की वजह से बाहर निकालेंगे। आर पार्ट ऑफ विच प्रोसेस इन सीवेज ट्रीटमेंट। अभी मैंने कहा ये फिल्ट्रेशन एज वेल एज सेडिमेंटेशन, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट के ही दो प्रोसेसेस आ जाएंगे वहां पे। तो ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्राइमरी ट्रीटमेंट इंक्लूड्स द सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन एंड द सेडिमेंटेशन प्रोसेस ऑफ द सीवेज विद इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। राइट, सो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट्स क्वेश्चन नंबर 15।
आप सब ने ये भी सुना होगा। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करूं जल्दी जल्दी। अब मुझे पता है कि आपका बहुत कीमती टाइम है, ठीक है ना। हम यहाँ पे सिर्फ आपको रिवाइज करा रहे हैं क्वेश्चंस की मदद से, ना कि जो है हम आपको पूरा यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। आप सब जानते हो जो हमारा वहाँ पे प्रोसेस चलता है, जो एसटीपीज के अंदर प्रोसेस चलता है, वहाँ पे असल में जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैंक्स का वहाँ पे जो है इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से 4 टाइप्स ऑफ टैंक्स को आप वहाँ पे देखते हो। 4 टाइप्स ऑफ टैंक्स में से नंबर फर्स्ट टैंक आप देखते हो, उसको आप नाम देते हो, दैट्स कॉल्ड एज द प्राइमरी सेटलिंग टैंक। जब सबसे पहले सीवेज को लिया जाता है वो प्राइमरी सेटलिंग टैंक के अंदर हम लेते हैं। उसके बाद प्राइमरी सेटलिंग टैंक से हम उस सीवेज को आगे ले जाते हैं। उस टैंक का नाम आपने नाम सुना होगा, याद भी रखा होगा, दैट्स नेम्ड एज द एरेशन टैंक। और उसके बाद और एक टैंक के अंदर हम सीवेज को लेके जाते हैं जिसका नाम दिया जाता है, दैट्स कॉल्ड एज द सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। सेकेंडरी सेटलिंग टैंक आ जाता है। और उसके बाद जो है बायोगैस का भी प्रोडक्शन किया जाता है इस प्रोसेस के दौरान। और वो एक और टैंक के अंदर जिसका आप नाम देते हो, दैट्स कॉल्ड एज द स्लज डाइजेस्टर। स्लज डाइजेस्टर। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैंक्स का वहां पे जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब प्रोसेसेस में आप देखते हो प्राइमरी सेटलिंग टैंक के अंदर हम सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करते हैं और उसके बाद सेडिमेंटेशन करते हैं। और उसके बाद जो है यहां से सीवेज को लाया जाता है एरेशन टैंक के अंदर। एरेशन टैंक के अंदर आपने फीचर्स याद रखे होंगे, जल्दी जल्दी से मैं आपको बता दूं। हम कॉन्स्टेंटली मैकेनिकली उसको एजिटेट करते हैं और जो है एयर को सर्कुलेट करा देते हैं, एयर को पंप करा देते हैं उस एरेशन टैंक के अंदर जिसमें हमने सीवेज को लिया होगा, क्योंकि उसकी वजह से जो यूजफुल बैक्टीरिया हमारे होंगे उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है, आपने सुना भी होगा। और उसके बाद जो है एरेशन टैंक के बाद प्रोसेस हमारी सेकेंडरी सेटलिंग टैंक के अंदर जाती है, जहां पे फ्लॉक्स जो है वो सेडिमेंट हो जाते हैं। और उन फ्लॉक्स को हम नाम देते हैं जो सेडिमेंट हो जाते हैं, वो असल में एक्टिवेटेड स्लज कहलाता है। फिर एक्टिवेटेड स्लज को आगे जाके एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर हम ले जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे हम जो है बायोगैस का प्रोडक्शन करा देते हैं। सब ने जो है पढ़ा होगा। अब क्वेश्चंस के थ्रू हम इस चीज को रिवाइज करें। यहां पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट। तो सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट जो है, हमने कहा अभी प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट होगा और सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट, जिसको आप नाम देते हो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट एज वेल। उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस के ऑप्शंस यहां पे देखोगे। सबसे पहले स्टेटमेंट्स पे हम जाते हैं। इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर क्या किया जाता है? प्राइमरी एफ्लुएंट। प्राइमरी एफ्लुएंट आप सब जानते हो, जो प्राइमरी सेटलिंग टैंक है वहां पे फिल्ट्रेशन के बाद और सेडिमेंटेशन के बाद जो सीवेज बच जाता है उसको नाम देते हो, दैट्स कॉल्ड एज अ प्राइमरी एफ्लुएंट। इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड, दैट मींस प्राइमरी एफ्लुएंट जो मैंने प्राइमरी सेटलिंग टैंक से लिया था, अब उसका जो है सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो हम एरेशन टैंक के अंदर कर देते हैं, वहां पे सबसे पहले आप देखते हो उस प्राइमरी एफ्लुएंट को, उस सीवेज को कॉन्स्टेंटली एजिटेट किया जाता है मैकेनिकली। सही बात है, जैसे मैंने अभी आपको बोला था। और एयर को हम पंप इन कर देते हैं, ड्यू टू विच उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे यूजफुल एरोबिक हेटेरोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि असल में हमारे वहां पे मजदूर होंगे, उस सीवेज को लेस पोल्यूटेड बनाने के लिए ग्रो रैपिडली, वो ज्यादा जो है रैपिडली ग्रो करते हैं एंड दे फॉर्म द फ्लॉक्स। ये एक टर्म आप यहां पे जो है याद रखोगे, फ्लॉक्स का फॉर्मेशन किया जाता है। मैं आपको फिर से कहूं, जो प्राइमरी एफ्लुएंट हमने प्राइमरी जो सेटलिंग टैंक है वहां से निकाला सीवेज को, उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट हम देते हैं सबसे पहले एरेशन टैंक के अंदर। तो वहां पे जो है एयर को सर्कुलेट किया जाता है मैकेनिकली, उसको एजिटेट भी हम करते हैं, जैसे आप जो है वहां पे लस्सी बनाने के लिए टाइम पे एजिटेटर का इस्तेमाल करते हो, बिल्कुल वैसे ही मैकेनिकली एजिटेट करते हैं ताकि यूजफुल बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर पाए, मल्टीप्लाई ज्यादा कर पाए, मजदूर का नंबर हम इंक्रीज कर पाए। और उसके साथ साथ वो यूजफुल बैक्टीरिया वहां पे फ्लॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं। फ्लॉक आप सब जानते हो, ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो यूजफुल बैक्टीरिया होंगे, प्लस वो मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं किनके साथ? विद द फंगल फिलामेंट्स के साथ। फंगल के फिलामेंट्स के साथ साथ जो माइक्रोब्स की एसोसिएशन बनती है, एक मैश लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी को आप नाम देते हो, दैट्स कॉल्ड एज द फ्लॉक। ये भी आप याद रखोगे। तो फ्लॉक का फॉर्मेशन जरा आपको कल क्वेश्चन में पूछा जाएगा, कहां पे जो है हमने देखा, क्या प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर या सेकेंडरी ट्रीटमेंट? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर। और किस वाली टैंक के अंदर फ्लॉक्स का फॉर्मेशन हुआ? हमारे एरेशन टैंक के अंदर। फ्लॉक क्या होता है? वो एक मैश लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे यूजफुल बैक्टीरिया की वजह से बना, और प्लस वहां पे फंगल के फिलामेंट्स की एसोसिएशन की वजह से। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल एक दुरुस्त स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल एक हमारा करेक्ट स्टेटमेंट यहां पे है।
उसके बाद द ग्रोविंग माइक्रोब्स कंज्यूम मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। जैसे मैंने अभी कहा, जो फ्लॉक्स हमारे बन गए, अब वो ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करेंगे तो ऑर्गेनिक मैटर धीरे धीरे कम हो जाएगा। यही लिखा हुआ है, द ग्रोविंग माइक्रोब्स जो है उनका खाना क्या है, वही तो ऑर्गेनिक मैटर है, उसका खाना कंज्यूम मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड दस रिड्यूस द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द एफ्लुएंट। जरा आप अपनी एनसीईआरटी की लाइन उसको याद करो, जो हमारा बीओडी होता है, जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो हमारा होता है, वो असल में ऑक्सीजन की डिमांड होती है किन के लिए, उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जो हमारे यूजफुल वंस है। तो एरोबिक जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो हमारे मजदूर है काम करने के लिए, उनको जो है वहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और काम क्या करना है, उनको ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करना है। तो ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करने के लिए उनको कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, उस चीज को नाम देते हैं दैट्स कॉल्ड एज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सही बात है। तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा, उतना ज्यादा पोल्यूशन होगा, उतने मजदूर का नंबर मुझे ज्यादा चाहिए, और उस ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड भी ज्यादा होगी। बट धीरे धीरे जब वो ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते जाएंगे तो हमारा बीओडी जो होगा वो कम होता जाएगा, हमारी ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो कम होती जाएगी, क्योंकि इनिशियली ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा था, पोल्यूशन ज्यादा था, ऑक्सीजन की डिमांड भी ज्यादा थी। अब वहां पे ऑर्गेनिक मैटर कम बचा हुआ है, तो ऑक्सीजन की डिमांड भी उन मजदूरों की कम रहेगी, जिसकी वजह से बीओडी वहां पे रिड्यूस किया जाएगा। यही आपकी एनसीईआरटी की लाइन भी है और स्टेटमेंट के अंदर लिखा भी है, द ग्रोइंग माइक्रोब्स कंज्यूम मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड दस रिड्यूस, ये कम करेंगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द एफ्लुएंट। बिल्कुल सही बात है। जिस एफ्लुएंट के अंदर वहां पे ऑर्गेनिक मैटर को बहुत ज्यादा कंज्यूम किया गया, अब उस एफ्लुएंट की जो डिमांड होगी ऑक्सीजन की, या उसके अंदर बैक्टीरिया की जो ऑक्सीजन की डिमांड होगी वो अब कम होगी। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट स्टेटमेंट हमारा। व्हेन बीओडी ऑफ सीवेज हैज रिड्यूस्ड, अब जब हमारा सीवेज का बीओडी बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो चुका है, द एफ्लुएंट इज पास्ड इनटू द सेटलिंग टैंक। जैसे मैंने अभी आपको कहा, एरेशन टैंक के अंदर हम जहां पे अभी ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक कर रहे हैं और साथ साथ में मजदूरों का नंबर भी हमने इंक्रीज कराया था, अब जब उन मजदूरों की वजह से ऑर्गेनिक मैटर ब्रेक हो चुका है, अब ऑक्सीजन की डिमांड भी कम हो चुकी है। जब बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड कम हो चुकी है तो हम जो है ये समझ लेंगे कि अब ज्यादा पोल्यूशन उस सीवेज के अंदर नहीं बचा हुआ है। उसी के रिलेटेड लिखा हुआ है, व्हेन बीओडी ऑफ सीवेज हैज रिड्यूस्ड द एफ्लुएंट इज पास्ड इनटू द सेटलिंग टैंक। उसके बाद जो सीवेज बचा, जो एफ्लुएंट बचा, उसको हम सेटलिंग टैंक के अंदर ले जाते हैं, थर्ड टैंक के अंदर, जो असल में हमारा सेकेंडरी सेटलिंग टैंक कहलाता है। आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, इन विच द बैक्टीरियल फ्लॉक्स, जो हमारे बैक्टीरियल फ्लॉक्स बने थे, मैश लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया प्लस फंगल फिलामेंट्स, वो अब सेटल डाउन हो जाएंगे सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में, वो सेटल हो जाएंगे बॉटम के अंदर, वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे, एंड द सेडिमेंट इज कॉल्ड, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन यहां पे, एंड द सेडिमेंट इज कॉल्ड एज एक्टिवेटेड स्लज। तो एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है और कहां पे बनता है? मैंने आपको कहा एक्टिवेटेड स्लज कुछ भी नहीं, ये फ्लॉक्स होते हैं, जो फ्लॉक्स हमारे सेटलिंग टैंक या सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में सेटल डाउन हो गए, बॉटम के अंदर आ गए। तो ये बिल्कुल हमारा सही स्टेटमेंट है। व्हेन बीओडी ऑफ सीवेज हैज रिड्यूस्ड, जब वो बहुत कम आ चुका है, बीओडी रिड्यूस बहुत हो चुका है, एफ्लुएंट को एरेशन टैंक से बाहर निकाल के सेकेंडरी सेटलिंग टैंक के अंदर ले जाते हैं, और वहां ऊपर एफ्लुएंट बच जाता है, सुपरनेटेंट बच जाता है, सेकेंडरी एफ्लुएंट नाम देते हो, और नीचे सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में फ्लॉक्स जो है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट करते हैं, और उन फ्लॉक्स को वहां पे नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द एक्टिवेटेड स्लज। राइट, तो एक्टिवेटेड स्लज कहां बना? सेटलिंग टैंक या सेकेंडरी सेटलिंग टैंक के अंदर। और एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है? ये बॉटम के अंदर जो फ्लॉक्स एक्यूमुलेट हो गए, उन्हीं का दूसरा नाम है एक्टिवेटेड स्लज। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया, और ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। A small part of the sludge is used as an inoculum in the aeration tank, and the remaining part is passed into large tanks called anaerobic sludge digesters. जैसे मैंने आपको बोला था, हमारे पास वहां पे फोर्थ टैंक भी होता है, that's called as the sludge या anaerobic sludge digester. अभी कुछ देर मैंने पहले आपको बोला, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक के अंदर एक्टिवेटेड स्लज का फॉर्मेशन होता है, एक्टिवेटेड स्लज,
और एक्टिवेटेड स्लज भी मैंने आपको कहा, ये एक्टिवेटेड स्लज असल में क्या होते हैं, ये फ्लॉक्स होते हैं जो सेटल डाउन होते हैं एट द बॉटम ऑफ द सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। अब इस एक्टिवेटेड स्लज या सेकेंडरी सेटलिंग टैंक से हम थोड़ा सा एक्टिवेटेड स्लज या फ्लॉक्स को जो है निकालते हैं और वापस भेजते हैं किसके अंदर, एरेशन टैंक के अंदर, ताकि वो मजदूर वहां पे काम करना स्टार्ट करे। और जो थोड़े से एक्टिवेटेड स्लज या फ्लॉक्स का जो थोड़ा सा हिस्सा हम सेकेंडरी सेटलिंग टैंक से वापस ले जाते हैं एरेशन टैंक के अंदर, उसी चीज का नाम टेक्स्ट बुक ने लिखा, दैट्स कॉल्ड इज इनओक्यूलम। जैसे थोड़ी सी दही के 2-3 चम्मच आप ऐड करते हो कर्ड बनाने में, उसका नाम स्टार्टर या इनओक्यूलम देते हो, बिल्कुल वैसे ही सेकेंडरी सेटलिंग टैंक से थोड़ा सा पार्ट एक्टिवेटेड स्लज का या फ्लॉक्स का जो होता है उनको वापस एरेशन टैंक के अंदर ले जाते हो, तो दैट मींस उसी का नाम इनओक्यूलम। सर ये इनओक्यूलम एसटीपीज में क्या है, या इनओक्यूलम किस चीज को बोलते हैं? यहाँ पे इनओक्यूलम जो है ये असल में छोटा पार्ट होता है या स्मॉल पार्ट होता है किसका, एक्टिवेटेड स्लज या फ्लॉक्स का, जिसको सेकेंडरी सेटलिंग टैंक से निकाल के एरेशन टैंक के अंदर हम डाल देते हैं। और मेजर पार्ट जो एक्टिवेटेड स्लज सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में बना था उसको हम लेके जाते हैं कहां पे, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा और आपने जो है क्लासरूम के अंदर ये पढ़ा भी होगा। तो यहां पे जो है ये बिल्कुल सही है, स्मॉल पार्ट ऑफ द स्लज जो होता है एक्टिवेटेड स्लज बेसिकली दैट इज यूज्ड एज इनोक्यूलम इन द एरेशन टैंक, वापस ले जाते हैं एरेशन टैंक के अंदर एज एन इनोक्यूलम इस्तेमाल करते हैं, ताकि वहां पे फिर से बैक्टीरिया की ग्रोथ ज्यादा होगी और जो है वहां पे पोल्यूशन या एरोबिक में जो है वहां पे ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन कर ले। एंड द रिमेनिंग पार्ट या हम कहेंगे मेजर पार्ट जो होता है एक्टिवेटिंग स्लज का, उसको पास ऑन किया जाता है लार्ज टैंक्स के अंदर जिनको नाम देते हो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स। ठीक है ना, तो 4 टैंक्स आप प्लीज याद रखिएगा, और किस टैंक में कौन सी प्रोसेस चलती है वो भी आप याद रखोगे। प्राइमरी सेटलिंग टैंक, एरेशन टैंक, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक या टेक्स्ट बुक में सिंपल लिखा होगा सेटलिंग टैंक, और उसके बाद जो है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, जिसकी वजह से ये भी हमारा स्टेटमेंट एनसीईआरटी के लाइंस में है और ये बिल्कुल सही है। इन द डाइजेस्टर्स, अब जो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर हम किसको लेके गए हैं, एक्टिवेटेड स्लज या फ्लॉक्स को, जो कि असल में हमारे यूजफुल बैक्टीरिया ही थे। तो अब मजदूरों की बारी है, जिन्होंने काम किया था उनको हम मार डालेंगे और उनसे जो है हम बायोगैस का प्रोडक्शन करेंगे वहां पे। तो ये आपने नाम सुना भी होगा, इन द डाइजेस्टर्स हेटेरोट्रॉपिक माइक्रोब्स, जो हमारे एरोबिक हेटेरोट्रॉपिक यूजफुल माइक्रोब्स थे, जो एनारोबिकली अब ग्रो एनारोबिकली डाइजेस्ट बैक्टीरिया and the fungi in sludge प्रोड्यूसिंग मिक्सचर ऑफ गैसेस। यहां तक मैं स्टेटमेंट को आपको समझाऊं पहले। अब इस टैंक के अंदर क्या किया जाता है, जो हमारा एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर वाला टैंक होता है, इसके अंदर जिस एक्टिवेटेड स्लज को हमने लिया, अब इस एक्टिवेटेड स्लज में तो बैक्टीरिया है, तभी तो हमने फ्लॉग भी नाम उसका दिया था। अब इस फ्लॉग के ऊपर या एक्टिवेटेड स्लज के ऊपर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को ग्रो कराएंगे, जो कि हमारे जो है पहले प्रेजेंट नहीं थे वहां पे। वो यूजफुल वंस बैक्टीरिया जो हमने इस्तेमाल किए थे उनकी बात नहीं कर रहा हूं, उन्हीं को तो एक्टिवेटेड स्लज नाम दिया था, फ्लॉक्स नाम दिया था। अब उनको डाइजेस्ट किया जाएगा, तो दैट मींस इस एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर एक्टिवेटेड स्लज या फ्लॉक्स या यूजफुल बैक्टीरिया जो हमारे पहले थे उनको डाइजेस्ट किया जाएगा, और डाइजेस्ट किया जाएगा मीथेनोजेंस की वजह से। यह भी आपने कभी ना कभी सुना होगा, मीथेनोजेंस हमारे एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। तो एनारोबिकली मीथेनोजेंस को वहां पे जो है इस्तेमाल किया जाता है, ताकि एक्टिवेटेड स्लज या फ्लॉक्स को डाइजेस्ट करे और उसके बाद वहां पे जो है बायोगैस का प्रोडक्शन किया जाए। राइट तो यही आपके एनसीईआरटी की लाइंस में भी लिखा हुआ है, आप यहां पे देखोगे। इन द डाइजेस्टर्स, डाइजेस्टर्स के अंदर हम क्या करते हैं, हेटेरोट्रॉपिक माइक्रोब्स एनारोबिकली डाइजेस्ट। तो अब हमारे पास मीथेनोजेंस की बारी है, वो एनारोबिकली ग्रो करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं बैक्टीरिया को, वो पहले वाले यूजफुल बैक्टीरिया उन मजदूरों को और वहां के फंगल फिलामेंट्स को भी। इन द स्लज प्रोड्यूसिंग मिक्सचर ऑफ गैसेस, अब वहां उनसे गैस का प्रोडक्शन किया जाएगा। तो दैट मीन्स मजदूरों को हमने काम में लाया था, हमने वहां पे सीवेज को लेस पोल्यूटेड बनाया और उन मजदूरों को भी हमने अब मार डाल दिया, उनसे हमने बायोगैस का प्रोडक्शन किया। और मारा जो है वो दूसरे बैक्टीरिया की वजह से, मीथेनोजेंस एनारोबिक बैक्टीरिया की वजह से। सच एज, अब उस मिक्सचर ऑफ गैसेस के रिलेटेड लिखा हुआ है, आप सब जानते हो उस मिक्सचर ऑफ गैसेस के अंदर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाता है, हमारे ट्रेसेस आ जाते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड की, आपने सुना भी होगा, और वहां पे तो मीथेन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी उसके अंदर पाया जाता है। ये हमारा जो है कंसंट्रेशन होता है या मिक्सचर होता है किसका, बायोगैस का। अब इसके रिलेटेड लिखा हुआ है सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, सही बात है, उसके
मिक्सचर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा। नाइट्रोजन लिखा हुआ, ये गलत बात है। नाइट्रोजन जो है वो हिस्सा नहीं होता है किस चीज का, इस बायोगैस का जो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर हम बना रहे हैं। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो बात ही नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड वहां पे बिल्कुल भी नहीं होता है, विच फॉर्म द बायोगैस। तो बायोगैस तो बनता है, बट उनका जो मिक्सचर वहां पे है वो इन गैसेस की वजह से नहीं जो यहां ऑप्शंस में लिखे हुए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो है, बट नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड उनके मिक्सचर के अंदर नहीं पाए जाते हैं। तो यहां पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स को देखना है। मुझे लगता है ये लास्ट वाला हमारा इनकरेक्ट आ गया। इनकरेक्ट इस वजह से क्योंकि मिक्सचर ऑफ बायोगैसेस जो है वो सही नहीं लिखे हुए, बाकी सारे स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है और आपके बिल्कुल एनसीईआरटी के लाइनें से है और आपको रिवाइज भी हो गया यहां पे। तो पहले के जो है 4 स्टेटमेंट सही है, बाकी 5th वाला हमारा इनकरेक्ट आ गया। तो हमारा यहां पे 1st, 2nd, 3rd एंड 4th जो है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट्स है। आई होप एसटीपी के रिलेटेड आपने जो है क्वेश्चन यहां पे देखा, प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट, आपने इसको अच्छे से समझा भी होगा और रिवाइज भी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव करते हैं। सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट्स अबाउट बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अभी मैंने कहा कि हमारे जो यूजफुल बैक्टीरिया है उनकी कितनी डिमांड है वहां पे ऑक्सीजन की, ताकि वो ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक कर पाए। उसी डिमांड को नाम देते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, राइट, ताकि वो ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन कर दे। अब जरा देखेंगे, बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड। सही बात है, ये वो अमाउंट होता है ऑक्सीजन का दैट वुड बी कंज्यूम्ड जिसको इस्तेमाल करे इफ ऑल द इनऑर्गेनिक मैटर in 1 liter of water were oxidized by the bacteria। आपकी एनसीईआरटी की लाइन से लिखा होगा वहां पे बीओडी जो है वो रेफर करता है टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 liter ऑफ वाटर, या टू ऑक्सीडाइज द बैक्टीरिया, टू ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक मैटर बाय द हेल्प ऑफ द बैक्टीरिया इन 1 liter ऑफ वाटर। बट यहां एक छोटा सा आप जो है चेंज देख रहे होंगे, यहां पे लिखा हुआ है कंज्यूम्ड इफ ऑल द इनऑर्गेनिक मैटर। ये इनऑर्गेनिक मैटर को यहां पे हम ब्रेक नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर को यहां पे ब्रेक कर रहे हैं। तो इनऑर्गेनिक लिखा हुआ जिसकी वजह से इसकी डेफिनेशन भी यहां पे गलत बन जाएगी। तो बीओडी बेसिकली होता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जिसको हम कंज्यूम करते हैं ताकि ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक किया जाए, पर्टिकुलरली रेफरेंस के तौर पे इन 1 liter ऑफ वाटर व्हाइल ऑक्सीडाइज्ड बाय द बैक्टीरिया, राइट। तो बैक्टीरिया को कितना ऑक्सीजन चाहिए ताकि ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करे इन 1 liter ऑफ वाटर। इनऑर्गेनिक मैटर लिखा हुआ है जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट हमारा जो है ये यहां पे गलत आ जाएगा। उसके बाद द बीओडी टेस्ट मेजर्स द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इन अ सैंपल ऑफ वाटर। सही बात है, बीओडी है क्या असल में इज द मेजर ऑफ रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन। वो बैक्टीरिया कितना या कितने रेट से ऑक्सीजन का अपटेक कर रहे हैं उसी चीज को हम नाम देते हैं बीओडी। आपके एनसीईआरटी की लाइन है तो यहां पे ये बिल्कुल सही है। बीओडी इज द मेजर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। ये इनडायरेक्ट एक मेथड हम देखते हैं, हम सब जानते हैं कि जितना भी ऑर्गेनिक मैटर वहां पे ज्यादा होगा, हमारे किसी भी वाटर बॉडी या सीवेज के अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो दैट मीन्स वहां पे बीओडी भी ज्यादा होगा, वहां बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी ज्यादा होगी क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है। और यह भी सही है, जितना ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ पोल्यूशन जो होगा वो भी ज्यादा होगा। तो रेट ऑफ पोल्यूशन जो है वो तब ज्यादा होगा जब ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा, और जितना ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा उतना ही बीओडी का डिमांड भी ज्यादा होगा, राइट। या इस तरह से भी याद रखोगे, अगर ऑर्गेनिक मैटर सीवेज के अंदर कम होगा, रेट ऑफ पोल्यूशन कम है, मजदूर हमें कम चाहिए और वो कम ऑक्सीजन इस्तेमाल करेंगे, उस टाइम पे बीओडी जो है वो वहां पे कम होगा। तो बीओडी इज द मेजर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। सही बात है, इससे हम ये पता कराएंगे कि बीओडी अगर ज्यादा होगा तो ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, और बीओडी अगर कम है तो ऑर्गेनिक मैटर की कंसंट्रेशन सीवेज के अंदर कम है। द ग्रेटर द बीओडी, देखो जितना बीओडी ज्यादा होगा ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा, रेट ऑफ पोल्यूशन ज्यादा होगा। द ग्रेटर द बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर लेस पोल्यूटिंग पोटेंशियल इट हैज। नहीं, ये तो ज्यादा पोल्यूटिंग होगा क्योंकि जितना ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा उतना ही पोल्यूशन का वहां पे रेट जो है वो ज्यादा होगा। ये हमारा जो है ये गलत आ जाएगा ये वाला स्टेटमेंट। अब हमें देखना क्या था, सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स। हमारे 2 स्टेटमेंट्स यहां पे बिल्कुल सही है, हमारा बी एंड सी, वरीज हमारा ए और डी हमारे यहां पे गलत है। तो बी एंड सी जो है ये हमारा सही ऑप्शन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का, राइट। आई होप आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया होगा।
नेक्स्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन है बट कुछ भी हमें नहीं छोड़ना है एनसीईआरटी के अंदर। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हैज इंटीमेटेड विच प्लान टू सेव मेजर रिवर्स ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम पोल्यूशन। मेजर रिवर्स में से आपको पता भी होगा हमारे दो रिवर्स का नाम लिखा है एनसीईआरटी के अंदर, यमुना एंड गंगा रिवर का नाम लिखा है। और वो दो रिवर्स जो है उनके जो हैबिटेंट्स उनके जो है साइड्स में रहते हैं वो डायरेक्टली ज्यादातर सीवेज को डायरेक्टली डाल देते हैं इन रिवर्स के अंदर, जिसकी वजह से इन रिवर्स का यूट्रोफिकेशन ज्यादा है या रेट ऑफ पोल्यूशन जो है वहां पे ज्यादा है। इसीलिए हमारे पास ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद करना कि कौन सी मिनिस्ट्री का हम नाम लिख रहे हो, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट यहां पे, ठीक है ना। तो इन्होंने जो है दो प्लान्स बनाए ताकि वहां पे एसटीपीज का नंबर जो है वो उन इनहैबिटेंट्स या वहां पे उन सिटीज में जो इन रिवर्स के अराउंड में रहते हैं वहां पे एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का नंबर इंक्रीज करे ताकि सीवेज को हम लेस पोल्यूटेड बनाए उनके अंदर, तब जाके इन रिवर्स में डाल देंगे। और उन प्लान्स का नाम आपने सुना होगा, दैट्स कॉल्ड इज गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। तो यहां पे जो है इन ऑप्शंस में से थर्ड ऑप्शन हमारा सही आएगा। तो गंगा एक्शन प्लान जो है एंड यमुना एक्शन प्लान इनको इंटिमिडेट किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। इसका रोल क्या है या इसका जो है वहां पे मकसद क्या है, एसटीपीज का नंबर इनके रिवर्स के अराउंड में हैबिटेंट्स में ज्यादा या लोकेशंस में उनका नंबर ज्यादा कर देना, जिसकी वजह से सीवेज को पहले ट्रीट किया जाए तब जाके इन रिवर्स में हम उसको जो है ड्रेन ऑफ कर ले, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड विच इंक्लूड्स। अभी मैंने कहा बायोगैस जो है वहां पे उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए, मैंने कहा एक तो मीथेन भी लिखा होगा वहां पे, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होगा, उसके साथ साथ ट्रेसेस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस बायोगैस जो अलग से टॉपिक है वहां पे लिखा होगा। तो अब ऑप्शंस में आप खुद ही देख लो, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन तो लिखा हुआ है, नहीं आ जाएगा हमारा। यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड मीथेन सल्फर डाइऑक्साइड नहीं सही है, हाइड्रोजन सल्फाइड नाइट्रोजन नहीं सही है। तो मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपके एनसीईआरटी के बायोगैस के वहां पे मिक्सचर में आ जाते हैं और ये आपका सही ऑप्शन आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 पे हम पहुंचे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मीथेनोजेंस इज इनकरेक्ट। अभी मैंने कहा मीथेनोजेंस हमारे काम में आ जाते हैं बायोगैस के प्रोडक्शन के टाइम पे, और एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर वो काम करते हैं, यूजफुल बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर देते हैं, और मीथेनोजेंस जो है वहां पे काम में आते हैं बायोगैस के प्रोडक्शन के रिलेटेड। अब उन बैक्टीरिया जो मीथेनोजेंस है जिसमें हमारा मीथेनोबैक्टीरियम भी वन ऑफ द बैक्टीरिया आ जाता है, उसके रिलेटेड कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं, और मीथेनोजेंस के रिलेटेड हम यहां पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट देख लेंगे कौन सा है। नंबर फर्स्ट, These are commonly found in the anaerobic sludge during sewage treatment। सही बात है, जो हमारा anaerobic sludge है उसके अंदर इनको पाया जाता है और फिर उसके बाद जो है यूजफुल बैक्टीरिया को वहां पे मार देते हैं। तो ये यहां पे जो है बिल्कुल सही बात है। These are also found in the rumen of cattle where they help in the breakdown of the cellulose। आपके एनसीईआरटी की लाइन है, जो रूमन होता है हमारे कैटल्स का उनके अंदर जो है पाया जाता है मीथेनोजेंस, जहां पे वो जो है सेलुलोज के डाइजेशन के रिलेटेड काम कर देता है। तो बिल्कुल सही बात है। दे ग्रो एरोबिकली ऑन सेलुलोजिक मटेरियल। ये सेलुलोजिक मटेरियल पे तो ग्रो करते हैं। मीथेनोजेंस प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन, बहुत ज्यादा मीथेन का प्रोडक्शन कर देते हैं along with CO2 एंड द हाइड्रोजन। बिल्कुल सही बात है, मीथेन का प्रोडक्शन करा देते हैं, CO2 का प्रोडक्शन करा देते हैं, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन एंड ट्रेसेस ऑफ द हाइड्रोजन सल्फाइड, जैसे मैंने आपको बोला था। बट एक चीज आपने पकड़ लिया होगा, आप बड़े चालाक हो, दे ग्रो एनेरोबिकली, यहां पे लिखा है एरोबिकली, क्योंकि ये मीथेनोजेंस एनेरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, वो एनेरोबिकली ग्रो करते हैं। तो ये थोड़ा सा जो यहां पे चेंज किया हुआ है, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट आ जाएगा। दे आर प्रेजेंट इन द एक्सक्रीटा ऑफ कैटल एंड यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ द गोबर गैस। सही बात है, जो एक्सक्रीटा होता है कैटल का उसके अंदर भी मीथेनोजेंस होते हैं, और जब उस जो है काउडंग को हम इस्तेमाल करते हैं बायोगैस के प्रोडक्शन में, उसमें नेचुरली मीथेनोजेंस उस टाइम पे पाए जाते हैं। तो ये हमारा जो है बिल्कुल सही आ जाएगा। तो मीथेनोजेंस के लिए ये ऑप्शन हमारा जो थर्ड है ये सही नहीं है, क्योंकि वो यहां पे लिखा हुआ है वो एरोबिकली ग्रो करेंगे, बट वी नो वो एनेरोबिक होते हैं, दे विल ग्रो एनेरोबिकली। तो ये इसका जो है करेक्ट आ जाएगा आंसर यहां पे इन द फॉर्म ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, राइट।
सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपकी एनसीईआरटी की डायग्राम है। आप सब ने ये बहुत बार देखा होगा, ऐसे क्वेश्चंस भी किए होंगे। थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। आप सब जानते हो ये एक टैंक होता है, यहाँ पे एक कंक्रीट टैंक होता है, अंडरग्राउंड बनाया जाता है, उसको आप नाम देते हो, दैट्स कॉल्ड इज द डाइजेस्टर। ये भी सुना होगा आपने, ये 10 to 15 फीट एक कंक्रीट टैंक होता है और इसके अंदर हम कलेक्ट करते हैं किस चीज़ को, बायो वेस्ट को। ये भी आपने नाम सुना होगा। तो बायो वेस्ट जो है उसको कलेक्ट किया जाता है, 10 to 15 फीट जो है वो डीप कंक्रीट टैंक बनाया जाता है, उसको आप नाम देते हो, दैट्स कॉल्ड एज अ डाइजेस्टर, राइट। उसके बाद ये भी आपने देखा होगा कि ये वाला जो कंपोनेंट होता है, यहां से हम स्लरी को अंदर डाल देते हैं। और स्लरी आप सब जानते हो, ये स्लरी क्या होता है, इट इज बेसिकली द मिक्सचर ऑफ काउ डंग प्लस वाटर। काउ डंग प्लस वाटर विच इज नेम्ड एज द स्लरी, उस स्लरी को हम यहां पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं, राइट। और उसके बाद ये सब जानते हो, ये इस टैंक के अंदर ऊपर जो यहां पे ये इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हो, इसको आप नाम देते हो, दिस इज द गैस होल्डर। और जितना आप सब जानते हो, जितना बायो वेस्ट को वहां पे ब्रेक किया जाएगा, जितना बायोगैस का प्रोडक्शन किया जाएगा, ये गैस होल्डर उतना ही लिफ्ट होगा अपर साइड से। फिर वो बायोगैस यहां से बाहर निकाला जाता है और नियर बाय हाउसेस को दिया जाता है। और बायो वेस्ट जो पीछे रह जाता है आफ्टर द ब्रेक डाउन, वो बेसिकली जो है इस कंपोनेंट से बाहर निकाला जाता है और उसको सिंपली आप नाम देते हो, दैट्स कॉल्ड एज द स्लज। और इस स्लज को आगे जाके जो है हम वहां पे और काम मिलाते हैं इन द फॉर्म ऑफ बायो फर्टिलाइजर भी। इसको भी हम जाया नहीं करते। अब ये जो है आपकी एनसीईआरटी की डायग्राम है, यहां पे हमसे पूछा गया है ये ए कंपोनेंट कौन सा है, बी और सी कौन सा। ये ए कंपोनेंट हमारा स्लज होगा इसके अंदर, या इसी स्लज का आप और एक नाम देते हो, दिस इज कॉल्ड एज द स्पेंट स्लरी। स्लरी हमारा हो गया काउडंग प्लस वाटर, जो इन द फॉर्म ऑफ इनोक्युलम हम डाल देते हैं। और जब वो वहां पे जो है उसको डाइजेस्ट किया जाएगा तो पीछे रह जाता है स्लज, उसी को और एक नाम देते हैं स्पेंट स्लरी। उसको हम बाहर निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ बायो फर्टिलाइजर, काम मिलाते हैं। तो ये ए हमारा स्लज हो गया, यहाँ स्लज लिखा हुआ है। उसके बाद बी हमारा गैस होल्डर हो गया, सही बात है, बी हमारा गैस होल्डर। उसके बाद ये सी जो है इसके अंदर काउडंग प्लस वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्लरी इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो ये हमारे ऑप्शन के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डायग्राम्स के बेसिस पे जो लेबलिंग के क्वेश्चंस आ जाते हैं उस पे भी आपको वर्कआउट करना है। ऐसे क्वेश्चंस वहां पे पूछे जा सकते हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारे जो इंडिया के अंदर द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन, जो बायोगैस प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी पर्टिकुलरली इंडिया के अंदर लाई गई फ्रॉम काउ डंग वाज डेवलप्ड इन इंडिया लार्जली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ। तो किस जो है किन के एफर्ट्स की वजह से हमें इंडिया के अंदर ये टेक्नोलॉजी को आम कर चुके हैं कि किस तरह से काउ डंग से हम बायोगैस का प्रोडक्शन या गोबर गैस का प्रोडक्शन करा सकते हैं। आप सब जानते हो इसमें हमारे दो आ जाते हैं, एक तो हमारा IARI, आपने नाम सुना होगा, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और दूसरा जो है दैट इज KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो आप ऑप्शंस में देख रहे होंगे थर्ड ऑप्शन ये हमारा सही है, दैट मीन्स IARI और जो हमारा KVIC जो है, ये हमारे बेसिकली दो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इंडिया के अंदर जो बायोगैस का प्रोडक्शन काउडंग से ये टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस की, और पूरी इंडिया के अंदर जो है इस टाइम पे हम इस चीज को देख रहे हैं। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, आप यहाँ पे जरा याद रखेंगे इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं, व्हाट इज या आर ट्रू अबाउट्स। तो हमें यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट्स को अगेन देखना है। फॉर द बायो कंट्रोल मेथड्स, आपने ये भी वहां पे टॉपिक देखा होगा अपने एनसीईआरटी के अंदर, रोल ऑफ माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट्स, ठीक है ना। तो उसी के रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज या आर ट्रू अबाउट द बायो कंट्रोल मेथड्स यूज फॉर कंट्रोल ऑफ पेस्ट्स एंड डिजीजेस। तो वहां पे आपने ये भी देखा होगा, हम बहुत सारे जो है माइक्रोब्स को काम में लाते हैं, या बहुत सारे जो है बायोलॉजिकल एंटिटीज़ को काम में लाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को काम में लाते हैं, ताकि हम बहुत सारे इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन को वहाँ पे मिनिमाइज कर पाए, या जो हमारे पेस्ट्स वगैरह होते हैं उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाए। उसी के रिलेटेड ये क्वेश्चन यहाँ पे बनाया हुआ है, बायो कंट्रोल मेथड्स के रिलेटेड, जहाँ पे बायो कंट्रोल मेथड्स को इस्तेमाल में लाते हैं फॉर द कंट्रोल ऑफ द पेस्ट्स एंड द डिजीजेस। पहले ऑप्शन के अंदर हम जाते हैं, इट इंक्लूड्स कंट्रोलिंग ऑफ पेस्ट
पेस्ट्स दैट रिलाइज ऑन नेचुरल प्रीडेशन। बिल्कुल सही बात है, जब भी बायो कंट्रोल मेथड्स की हम बात करते हैं, यहां पे पेस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए हम कोई इंसेक्टिसाइड्स या कोई हम जो है पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम बेसिकली उस पेस्ट का नेचुरल प्रीडेटर जो होता है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपने बहुत सारे एग्जाम्पल जो है आपके इकोलॉजी सेक्शन के अंदर भी पढ़ी होगी, जैसे प्रिकली पियर कैक्टस जो है उसके पॉपुलेशन को रिड्यूस करने के लिए मॉथ इंट्रोड्यूस किया गया था, आपने वो वहां पे जो है सुना होगा। तो दैट मींस बायो कंट्रोल एजेंट्स में पेस्ट्स या इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए उनके नेचुरल प्रीडेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। वो नेचुरली जो है उन पेस्ट्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल में लाएंगे। तो इट इंक्लूड्स कंट्रोलिंग ऑफ पेस्ट्स दैट रिलाइज ऑन द नेचुरल प्रीडेशन, ये बिल्कुल सही बात है। द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, ये बिल्कुल गलत बात है। अभी मैंने कहा बायो कंट्रोल एजेंट्स में हम किसी भी इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहां हम जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द नेचुरल प्रीडेटर्स, ताकि पेस्ट्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। द इंसेक्ट्स समटाइम्स कॉल्ड पेस्ट्स आर नॉट इरेडिकेटेड बट केप्ट एट द मैनेजेबल लेवल विद इन एन इकोसिस्टम। बड़ी अच्छी बात है, अच्छी लाइन है टेक्स्ट बुक की। अगर हमारे पास कोई पेस्ट है, उस पेस्ट की पूरी पॉपुलेशन को हम खत्म नहीं कर देते हैं, क्योंकि शायद वो पेस्ट की पॉपुलेशन आगे जाके फूड चेन में किसी के लिए खाना होगा या उसके साथ जो है दूसरे पॉपुलेशंस वहां पे जुड़े होंगे। तो हम जो हमारे लिए कोई इंसेक्ट जो एज अ पेस्ट वहां पे होगा, हम उसको खत्म करना चाहते हैं, बट उसको हम मैनेजेबल लेवल पे लाएंगे जहां पे हमें बहुत कम नुकसान उससे होगा। अगर हम उसको जो है बिल्कुल इरेडिकेट करेंगे, तो जो दूसरे जो है वहां पे पॉपुलेशंस उस पेस्ट के साथ रिलेटेड होंगे। शायद ये हमारा पेस्ट है, पेस्ट ए, ये हमारे जो है क्रॉप फील्ड्स को वहां पे जो है डिस्ट्रॉय कर रहा है। इसकी पॉपुलेशन अगर पूरी खत्म की जाए, मे बी कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो इसको फीड करता है। बी हमारी पॉपुलेशन है स्पीशीज जो ए स्पीशीज की पॉपुलेशन के ऊपर फीड करता है। अगर ये एज अ पेस्ट हमारे क्रॉप फील्ड्स में है, मैंने इसको खत्म कर दिया इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स की वजह से, तो बी पॉपुलेशन में भी हमारे इकोसिस्टम के लिए यूजफुल होगी, पर्टिकुलरली उन्हीं क्रॉप फील्ड्स के लिए में भी। तो इसकी पॉपुलेशन भी खुद ब खुद खत्म होगी, क्योंकि हमने इसका खाना है जो है वहां पे वो खत्म कर दिया इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट जो था। तो दैट मीन्स हमें इस पेस्ट की पॉपुलेशन को बिल्कुल इरेडिकेट नहीं करना है, हमें इसको एक मैनेजेबल लेवल पे लेके आना है। और इसके लिए हम नेचुरल प्रीडेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नेचुरल प्रीडेशन जो होता है वहां पे पूरी पॉपुलेशन को वो खत्म नहीं करते, क्योंकि वो प्रूडेंट प्रीडेशन दिखाते हैं। आपने वो टर्म भी सुनी होगी इकोलॉजी के अंदर। तो insects sometimes called pests are not eradicated but kept at manageable level within an ecosystem। बिल्कुल सही बात है, पेस्ट्स को बिल्कुल 100% खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि और भी प्रोसेस उनके साथ एसोसिएटेड होंगे, वो मे बी इकोसिस्टम के लिए यूजफुल होंगे, बट हमारे क्रॉप फील्ड्स के लिए इस टाइम पे वो हार्मफुल है। तो उनकी लेवल जो है या उनका जो पॉपुलेशन है वो हम वहां पे कंट्रोल करा देंगे। द किलिंग ऑफ बोथ टारगेटेड एंड नॉन टारगेटेड इंसेक्ट्स, पर्टिकुलर जब हम पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करते हैं, तो आगे जाके जो पॉपुलेशन होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ या डिफरेंट वेराइटीज ऑफ स्पीशीज जो होती है वहां पे, वो बिना देखे टारगेटेड और नॉन टारगेटेड को भी जो है मार देते हैं मैक्सिमम टाइम्स हमारे इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। बट जो ये नेचुरल प्रीडेशन की वजह से जो हम यहाँ पे बायो कंट्रोल एजेंट्स का काम में लाते हैं, वो सिर्फ अपने नेचुरल जो है या वो पर्टिकुलरली टारगेट स्पीशीज को जो है वहां पे अटैक करेंगे। तो नॉन टारगेटेड जो हमारे हैं वो वहां पे बच जाते हैं। वेयरएज इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स हमारे मैक्सिमम टाइम्स पे टारगेटेड एज वेल एज नॉन टारगेटेड इंसेक्ट्स को भी मार देते हैं या पेस्ट्स को मार देते हैं। द किलिंग ऑफ बोथ टारगेटेड एंड नॉन टारगेटेड इंसेक्ट्स बिल्कुल गलत है, क्योंकि बायो कंट्रोल एजेंट्स में वो सिर्फ टारगेटेड स्पीशीज की पॉपुलेशन को ही वहां पे मैनेजेबल लेवल पे लाएगा। द नॉलेज ऑफ प्रीडेटर एज वेल एज पेस्ट देयर लाइफ साइकिल, तो यहां पे हमें जो है नॉलेज होनी चाहिए किसकी, प्रीडेटर की भी एज वेल एज पेस्ट की भी नॉलेज होनी चाहिए। हमें उनको आइडेंटिफाई करना है, उनके बारे में पता होना चाहिए, उनके लाइफ साइकिल के बारे में, देयर लाइफ साइकिल, पैटर्न ऑफ फीडिंग, वो किस तरह से अपना खाना तलाश करते हैं और पैटर्न ऑफ फीडिंग वहां पे क्या है, एंड द हैबिटेट, वो किस हैबिटेट में रहते हैं, हेल्प टू डेवलप एप्रोप्रिएट मीन्स ऑफ बायो कंट्रोल। सही बात है, अगर हमें वहां पे किसी पेस्ट की या प्रीडेटर की अच्छी नॉलेज होगी, उनका हैबिटेट पता होगा, उनके फीडिंग हैबिट्स पता होंगे, उनका लाइफ साइकिल का पैटर्न अच्छे से पता होगा, तो हम जो है वहां पे बायो कंट्रोल एजेंट्स को अच्छे से काम में ला सकते हैं। बिल्कुल सही बात है और हमारे एनसीईआरटी की लाइन भी है। अब हमें देखना था ट्रू स्टेटमेंट कौन कौन सा है। फर्स्ट भी ट्रू है, दोनों इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, टारगेटेड नॉन टारगेट दोनों को नहीं मारते हैं, तो ये हमारे दो इनकरेक्ट आ जाएंगे।
फर्स्ट एज वेल एज हमारा जो सी है, ए सी एंड ई दे आर करेक्ट, ए सी एंड ई आपके इस वाले ऑप्शन के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये एक क्वेश्चन है आपके बायो कंट्रोल एजेंट्स में से। और एक क्वेश्चन वहां पे दिया हुआ है कि कौन कौन सा पेस्ट किस प्रीडेटर की वजह से हम कंट्रोल कर देते हैं। आपके एनसीईआरटी के लाइन है और आपको जो है बिल्कुल दिमाग में होगा उस ये जो है इसमें कौन पैटर्न्स में कौन पेस्ट जो है होता है और कौन प्रीडेटर उसको जो है वहां पे पॉपुलेशन कंट्रोल में हेल्प कर देता है। लेडी बर्ड जो आपने सुना होगा वहां पे, ठीक है ना, ब्लैक मार्किंग्स या ब्लैक एंड रेड कलर के मार्किंग्स उन बीटल्स के ऊपर, वो असल में एज अ प्रीडेटर में हम काम लाते हैं, जिसकी वजह से एफिड्स की पॉपुलेशन को हम कंट्रोल कर देते हैं। आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, याद रखना है आपको। ड्रैगन फ्लाइज की वजह से हम मॉस्किटोज की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस पर्टिकुलरली बीटी, जिसका आप शॉर्ट में नाम देते हो, बीटी जो है वो आपने देखा भी होगा, एनसीईआरटी के अंदर देखा भी होगा, लिखा भी होगा बहुत बार, वो बटरफ्लाई कैटरपिलर्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल में लाते हैं। और इसी तरह से जैसे मैंने कहा था आपके इकोलॉजी के अंदर एक एग्जांपल लिखी हुई है, ऑस्ट्रेलिया के उन रेंज लैंड्स के अंदर आपने पढ़ा होगा, प्रिकली पियर कैक्टस की पॉपुलेशन जो है एज अ पेस्ट वहां पे था, उनकी पॉपुलेशन को तब कंट्रोल किया गया जब एक स्पेशल टाइप ऑफ मॉथ को वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है ना। तो अब आप ये मैच आप देख लेंगे, यहां लेडी बर्ड की वजह से हम पॉपुलेशन एफिड्स की कंट्रोल करते हैं। ड्रैगन फ्लाइज द नेचुरल प्रीडेटर्स, जिनकी वजह से मॉस्किटोज की पॉपुलेशन मैनेजेबल लेवल पे हम लाते हैं। बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस की वजह से बटरफ्लाई कैटरपिलर्स की पॉपुलेशन को मैनेज कर देते हैं। और प्रिकली पियर कैक्टस की पॉपुलेशन को मैनेज करते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग ए स्पेशल टाइप ऑफ मॉथ। तो आप ऑप्शंस में यहां पे देख सकते हो, ये आपको जो है पूछा जा सकता है पर्टिकुलर पेस्ट कौन सा और पर्टिकुलर प्रीडेटर वहां पे कौन, उनके खिलाफ इस्तेमाल में हम लाते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 24। थोड़ी एनर्जी लेवल आज कम है, ठीक है ना, क्योंकि दिन भर रोज़ा है और इस टाइम इफ्तारी का टाइम भी आ रहा है, तो थोड़ी सी जो है वो थकान भी है, आपको भी महसूस हो रहा होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बीटी। तो बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस जो है इसके रिलेटेड हमारे स्टेटमेंट्स कुछ दिए हुए हैं और उनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स को देखना है। पर्टिकुलर बहुत बारे क्वेश्चन जो है बीटी के ऊपर पूछे जाते हैं। अब बीटी के रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने बनाया हुआ है, आपने इससे पहले भी ऐसे क्वेश्चन देखे भी होंगे, अब आप यहां पे रिवाइज कर लोगे। द बैक्टीरिया बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस, तो बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस सबको पता है एक बैक्टीरिया है, सिंपली नाम देते हैं बीटी, आर यूज्ड टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स। कुछ देर पहले आपने देखा भी, इससे पहले क्वेश्चन के अंदर हम बीटी का इस्तेमाल करते हैं, पर्टिकुलरली जो है आपके सिलेबस के अंदर लिखा है टू कंट्रोल द बटरफ्लाई कैटरपिलर्स। तो ये हमारा सही ऑप्शन है यहां पे। अवेलेबल इन सैचेट्स, छोटे छोटे पैकेट्स में जो है वो ड्राइड स्पोर्स आ जाते हैं बीटी के, वो भी आपने सुना होगा। फिर उसके बाद हम उसको मिक्स करते हैं वाटर के साथ, फिर उसको हम स्प्रे करते हैं जो हमारे वल्नरेबल प्लांट्स होंगे सच एज ब्रेसिकास के प्लांट्स या फ्रूट ट्रीज। आपके एनसीईआरटी के लाइन है, बिल्कुल सही है। बीटी के जो स्पोर्स आते हैं, ड्राइड स्पोर्स, छोटे छोटे सैचेट्स में हमें मिलते हैं बाजार से, उनको पानी में मिला देते हैं। मिक्स करने के बाद जो हमारे वल्नरेबल प्लांट्स होते हैं, जैसे ब्रेसिकास का नाम टेक्स्ट में लिखा है, बहुत सारे स्पीशीज इसमें आ जाते हैं हमारे, या फ्रूट ट्रीज जो है उनके ऊपर हम स्प्रे करते हैं, तो बहुत सारे पेस्ट्स जो है उसको हम उसकी वजह से मार देते हैं। जो हमारे पेस्ट्स पर्टिकुलरली होते हैं इंसेक्ट्स के फॉर्म में या इंसेक्ट्स के जो लार्वा होते हैं, मिक्सचर को स्प्रे करने के बाद वो बीटी जो है, बीटी का जो टॉक्सिन होता है वो उन इंसेक्ट्स के लार्वा के अंदर चला जाता है और आप सबको पता है वो गट में जाके उनको जो है वहां पे मार देता है, सबने पढ़ा भी होगा। तो इंसेक्ट लार्वा आफ्टर ईटिंग बीटी, जब इसके अंदर इंसेक्ट लार्वा के अंदर वो बीटी के स्पोर जाएंगे या मिक्सचर के फॉर्म में, आर किल्ड बाय द टॉक्सिन, उसके अंदर बीटी टॉक्सिन होता है, रिलीज्ड इन देयर गट। तो इंसेक्ट्स के गट के अंदर जो है वहां पे वो बीटी का टॉक्सिन रिलीज किया जाता है और उसकी वजह से इंसेक्ट की अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। खुद बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस बीटी टॉक्सिन से रेजिस्टेंट होता है, क्यों होता है वो भी आपने पढ़ा होगा। बीटी टॉक्सिन जीन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू प्लांट्स टू प्रोवाइड रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट्स। ये भी हम जानते हैं कि ऑलरेडी जो हमारे पास जैसे बीटी क्रॉप्स बहुत सारे हैं, जैसे आपके टेक्स्ट बुक की एग्जांपल है जो हमारे पास बीटी कॉटन है। बीटी कॉटन, उस कॉटन को हम नाम देते हैं जिस कॉटन के अंदर ऑलरेडी हमने बीटी का जीन डाल दिया हुआ है, और जो पेस्टिस उस कॉटन को खराब कर देते थे, उस कॉटन की क्वालिटी को या उसका जो प्रोडक्शन है उसको कम कर देते थे, अब वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उस कॉटन प्लांट में हमने जो है इंट्रोड्यूस किया हुआ है बीटी टॉक्सिन का जीन। अब वो उस प्लांट को रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है, उनको हम बीटी प्लांट्स का भी नाम से भी जानते हैं, जैसे बीटी कॉटन हुआ। सही बात है, बीटी टॉक्सिन के जीन्स को हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से इंट्रोड्यूस किया है प्लांट्स के अंदर ताकि रेजिस्टेंट मिले हमें, कहां से, इंसेक्ट पेस्ट से, राइट।
तो ये भी हमारा जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आ गया। अच्छा, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, तमाम के तमाम करेक्ट है। आपके सारे ऑप्शंस हमारे एनसीईआरटी के लाइन से और आपको रिवाइज भी हो गए, तो ये सारे स्टेटमेंट्स हमारे सही हो गए। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक बायो कंट्रोल एजेंट का नाम आपने वहां पे सुना होगा, दैट इज द ट्राइकोडर्मा। उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब इस बार हमें एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है अबाउट द बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट, और वो हमारा बायो कंट्रोल एजेंट जो है दैट्स इन द फॉर्म ऑफ द ट्राइकोडर्मा। और यहां पे फर्स्ट ऑप्शन इज अ फंगस, बिल्कुल ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, जैसे मैंने इसके एक सब स्पीशीज का नाम आपको कुछ देर पहले बोला, उससे हम साइक्लोस्पोरिन ए तैयार करते हैं। इट्स अ फंगस, बिल्कुल सही बात है, ये फंगस है, डिट्यूरोमाइसिस को बिलोंग करता है। बीइंग डेवलप्ड फॉर द यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीजेस, बहुत सारे ऐसे प्लांट डिजीजेस है जिनको ट्रीट किया जाता है बिकॉज ऑफ दिस फंगई ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, या ट्राइकोडर्मा सिंपली याद रखोगे। ट्राइकोडर्मा स्पीशीज, जैसे इसकी स्पीशीज है पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा स्पीशीज आर सिम्बायोटिक एंड वेरी कॉमन इन द रूट इकोसिस्टम। देखो यहां पे आप जरा याद रखोगे ये चीज, ट्राइकोडर्मा के स्पीशीज, ये जो फंगे होता है, दे आर वेरी कॉमन इन द दिस रूट इकोसिस्टम। वो प्लांट के रूट्स के अराउंड में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, या उसके साथ जो है उसके अराउंड में पाए जाते हैं उस सॉइल के अंदर। पर ये चीज आप याद रखोगे, यहां छोटी चीजें आपको पकड़नी होती है। ट्राइकोडर्मा स्पीशीज आर सिम्बायोटिक लिखा हुआ है, हम सब जानते हैं ये सिम्बायोटिक नहीं होते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक आप चेक कर सकते हो, लिखा होगा जो ट्राइकोडर्मा के स्पीशीज होते हैं दे आर फ्री लिविंग। राइट, सही बात है, ये ज्यादातर होते हैं हमारे प्लांट्स के रूट इकोसिस्टम के अंदर, बट वो सिम्बायोटिक एसोसिएशंस में रूट के साथ नहीं होते, वो वहां पे फ्री लिविंग होते हैं। राइट, तो ये ट्राइकोडर्मा आर फ्री लिविंग वंस, तो ये हमारा स्टेटमेंट यहां पे इनकरेक्ट आ गया। और देखते हैं आगे, दे आर इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट्स ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजेंस। सही बात है, बहुत सारे ऐसे प्लांट के जो पैथोजेंस होते हैं जो प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, ट्राइकोडर्मा जो है वो उन प्लांट के पैथोजन से प्लांट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देते हैं, या उस प्लांट को बचाते हैं सेवरल प्लांट पैथोजन से। बिल्कुल सही बात है। तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा ट्राइकोडर्मा के रिलेटेड है वो ये कि ट्राइकोडर्मा आर फ्री लिविंग, दे आर नॉट सिम्बायोटिक। राइट, तो ये हमारा ऑप्शन यहां पे सही आ गया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक वहां पे एज अ बायो कंट्रोल एजेंट का नाम आपने सुना होगा, बैक्यूलोवायरसेस। बैक्यूलोवायरस आर यूज एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट इट। तो बैक्यूलोवायरसेस के रिलेटेड आपने जितने भी लाइंस वहां पे पढ़े होंगे, उनके लाइंस में से अब हमें ये देखना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसके रिलेटेड कौन सा है। दीज आर पैथोजेंस दैट अटैक इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स। सही बात है, टेक्स्ट बुक की लाइन है, ये वो पैथोजेंस होते हैं बैक्यूलोवायरसेस जो अटैक करते हैं सेवरल टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स को एंड अदर आर्थ्रोपोड्स के स्पीशीज को भी। मेजॉरिटी ऑफ देम आर इन द जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। ये भी सही बात है, ये ज्यादातर जो बैक्यूलोवायरसेस होते हैं ये जीनस न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरसेस के अंदर आ जाते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है, These viruses have species specific। सही बात है, ये species specific होते हैं, बिल्कुल टारगेट स्पीशीज को जो है ये अटैक कर देते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशंस, मैंने अभी कहा ये इंसेक्ट्स को मार देते हैं, इंसेक्ट्स को अटैक करते हैं बैक्यूलोवायरसेस, तो इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी इनके पास है। पर एक चीज प्लीज एनसीईआरटी की लाइन आप रिवाइज कर रहे हो, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम में नहीं आते हैं, ये नैरो स्पेक्ट्रम में आ जाते हैं। जैसे आपने एंटीबायोटिक्स की क्लासिफिकेशन देखी होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, इसी तरह से दीज वायरसेस बैक्यूलोवायरसेस, सही बात है वो स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, बट वो नैरो स्पेक्ट्रम नहीं होते हैं। ये यहां पे ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं होते हैं, ये नैरो स्पेक्ट्रम में आ जाते हैं। नैरो स्पेक्ट्रम, ठीक है ना, पर्टिकुलर जो हमारा यहां पे बैक्यूलोवायरस है वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंसेक्ट को ही मार देता है। तो ये नैरो स्पेक्ट्रम होना चाहिए था, मगर लिखा हुआ है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, तो ये हमारा इनकरेक्ट यहां पे आ जाएगा। दे हैव नो नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑन प्लांट्स, मैमल्स, बर्ड्स, फिश और इवन ऑन नॉन टारगेटेड इंसेक्ट्स। तो ये भी हमारी एनसीईआरटी की लाइन है, ये पर्टिकुलर इंसेक्ट को ही मार देगा, और उसके अलाउंड में जो भी कोई प्लांट होगा या मैमल होगा, या अगर कोई बर्ड होगा या फिश होगा या कोई इवन नॉन टारगेटेड इंसेक्ट होगा, उसको कोई नुकसान बैक्यूलोवायरसेस नहीं पहुंचाते, ये पर्टिकुलर इंसेक्ट को ही मार देंगे। बिल्कुल सही बात है। तो ये पैथोजेंस होते हैं जो अटैक करते हैं इंसेक्ट्स को भी, आर्थ्रोपोड्स को भी, और ज्यादातर ये आते हैं जीनस न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस के अंदर। अच्छा, ये नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं, उसके साथ साथ स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी होती है, और नॉन टारगेटेड इंसेक्ट्स के साथ साथ प्लांट, मैमल, बर्ड या फिश के ऊपर इनका कोई भी असर या इंपैक्ट नहीं रहता है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें देखना था, ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहां पे मिला।
सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बायो फर्टिलाइजर्स भी आपका एक टॉपिक वहां पे है और उस पे कुछ क्वेश्चंस यहां पे है। बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। सही बात है, बायो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो असल में हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है ना। ये बायोलॉजिकल एंटिटीज होते हैं बायो फर्टिलाइजर्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म में, या हमारे जो है वहां पे कुछ ऐसे हमारे एजेंट्स होते हैं जो हमारे न्यूट्रिएंट क्वालिटी को इंक्रीज करा देते हैं विद इन द सॉइल। बिल्कुल सही बात है। द मेन सोर्सेज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर, बायो फर्टिलाइजर हम ज्यादातर कहां से लाते हैं? ये बैक्टीरिया होते हैं, या तो ये फंगई या तो ये साइनो बैक्टीरिया। बिल्कुल सही बात है, हमारे एनसीईआरटी के लाइन मेन सोर्स बायो फर्टिलाइजर्स का बैक्टीरिया होगा, फंगे होगा या साइनोबैक्टीरिया। राइजोबियम इज अ फंगस। सही बात है, राइजोबियम एक rhizobim is a fungus that symbiotically fix the atmospheric nitrogen into the organic forms. Rhizobim जो है it is not a fungus। हम सब जानते हैं rhizobim जो है it's a bacteria। राइजोबियम इज अ बैक्टीरिया, हम सब जानते हैं, राइट। तो राइजोबियम असल में होना चाहिए था इज अ बैक्टीरिया दैट सिम्बायोटिकली, आप सबको पता है, लेग्यूमिनस प्लांट के साथ एसोसिएशन होती है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करा देते हैं इनटू द वेरियस ऑर्गेनिक फॉर्म्स। आपने पढ़ा भी होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। तो यहां पे ये और एक चीज आपको याद रखना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ द बायो फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम कोई भी जो है एडिशनल में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते, बायो फर्टिलाइजर्स का ही इस्तेमाल हम वहां पे करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें एक ऑप्शन जो हमारा यहाँ पे गलत है वो हमारा थर्ड ऑप्शन है, ठीक है ना। थर्ड में लिखा हुआ है यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे सी लिखा होना चाहिए था, तो सी ओनली जो हमारा यहाँ पे वो इसमें आपका इनकरेक्ट। तो यहां पे असल में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना था, राइट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा कौन सा है? वो सी ओनली। या अगर हम करेक्ट यहां पे देखेंगे उससे हिसाब से भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं। अब ये चीज है कि आपको एनसीईआरटी रिवाइज होनी चाहिए, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी वहां पे मिल सकते हैं। और एक क्वेश्चन इसी बायो फर्टिलाइजर के रिलेटेड वहां पे लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वाइल फ्री लिविंग। तो इस बार जो हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग जो हमारे पास एजेंट्स होंगे वो फ्री लिविंग होने चाहिए, ठीक है ना, सॉइल के अंदर। अच्छा, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ एजोस्पाइरलम। एजोस्पाइरलम इज अ फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन की फिक्सेशन करा देते हैं। एंड फ्रैंकिया, बट फ्रैंकिया आप सबको पता है ये सिम्बायोटिक एसोसिएशंस में होता है विद द नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स, राइट। तो ये ऑप्शन जो है ये सही नहीं आ जाएगा, पेयर सही नहीं है। फ्रैंकिया ये सिम्बायोटिक है विद नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स। राइजोबियम इज अ बैक्टीरिया सिम्बायोटिकली प्रेजेंट विद द लेग्यूमिनस प्लांट्स। ये दोनों फ्री लिविंग नहीं है, तो गलत बात है। एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया है विच कैन फिक्स द नाइट्रोजन विद इन द सॉइल। एंड राइजोबियम इज बट सिम्बायोटिक। अब ये ऑप्शन हमारा बचा एजोस्पाइरलम, एजोबैक्टर, दोनों आपके एनसीईआरटी के अंदर लिखे हुए हैं। दीज आर टू फ्री लिविंग बैक्टीरिया विच कैन फिक्स द नाइट्रोजन विद इन द सॉइल। ये आपका पेयर सही आ जाएगा फ्री लिविंग के लिए, राइट। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन वहां पे जो है उसी बायो फर्टिलाइजर्स के रिलेटेड ही लिखा हुआ है, फंगई आर आल्सो नोन टू फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन। हम जानते भी है, फंगई के अंदर भी हमने पढ़ा होता है, प्लांट किंगडम के अंदर भी हमने पढ़ा होता है। फंगई आर आल्सो नोन टू फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशंस विद प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा। जैसे आपने सुना होगा फंगई फॉर्म द एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स, जिसमें हमारा प्लांट पाइनस आपके प्लांट किंगडम के अंदर लिखा भी है। तो दैट मीन्स हमारे पास फंगई जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशंस बनाते हैं हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ पर्टिकुलरली, और उस एसोसिएशन सिम्बायोटिक एसोसिएशन का नाम है माइकोराइजा। हम सब जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स डज नॉट होल्ड ट्रू अबाउट इट? डज नॉट होल्ड ट्रू, ये चीजें आपको बड़ी ध्यान से वहां पे देखना है, कोई डिप्रेशन साथ में नहीं लेके जाना है। वहां पे ये चीजें जो है आप इग्नोर करते हो, कभी कभार करेक्ट की जगह इनकरेक्ट देखना होता है तो आप जो है उल्टा कर देते हो। डज नॉट होल्ड ट्रू, तो हमें यहां पे फॉल्स स्टेटमेंट देखने या इनकरेक्ट वाला स्टेटमेंट देखना है अबाउट दिस एसोसिएशन या फंगई के एसोसिएशन के रिलेटेड। Many members of the genus Glumimus form mycorrhiza। बिल्कुल सही बात है, हमारे एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत सारे ऐसे जो है मेंबर्स जो जीनस ग्लूमस से आते हैं फंगई के अंदर, वो माइकोराइजा का एसोसिएशन बना देते हैं। सही है।
Plants having such associations show resistance to root-borne pathogens, tolerance to salinity and drought. बिल्कुल सही बात है। ऐसे प्लांट्स जिनके पास इस तरह की एसोसिएशन होती है या माइकोराइजल एसोसिएशंस होते हैं, उन प्लांट्स में रेजिस्टेंस आ जाती है अगेंस्ट द रूट बॉर्न पैथोजेनस, वो ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते वो पैथोजेनस। अच्छा, इनके अंदर टॉलरेंस आ जाती है अगेंस्ट द सैलिनिटी एंड दे आल्सो हैव टॉलरेंस अगेंस्ट द ड्रॉट एज वेल। बिल्कुल सही बात है, इन प्लांट्स को इस एसोसिएशन का फायदा मिलता है इन फॉर्म्स में। ये हमारे एनसीईआरटी की भी लाइन है। द प्लांट इन दीज एसोसिएशंस एब्जॉर्ब मिनरल्स लाइक फास्फोरस फ्रॉम सॉइल एंड पास इट टू द फंगल पार्टनर। जरा इसकी मीनिंग निकालो। लिखा हुआ है प्लांट जो है वो इस एसोसिएशन में ये काम करता है कि वो मिनरल्स को वहां पे एब्जॉर्ब कर लेगा, वो वहां पे फास्फोरस को पर्टिकुलरली एब्जॉर्ब करेगा, फिर पास ऑन करेगा अपने पार्टनर फंगई को। नहीं, ये तो उल्टा है। फंगई जो है वो एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स को, पर्टिकुलरली फास्फोरस को, फिर प्लांट को वो ट्रांसफर करा देता है। बट यहां पे लिखा है प्लांट जो है इस एसोसिएशन में इन मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा, हालांकि वो फंगई एब्जॉर्ब करेगा, प्लांट को ट्रांसफर करेगा। यहां उल्टा लिखा हुआ है तो ये गलत आ जाएगा। Such associations decrease the overall growth of the plant। अब अगर प्लांट में ये एसोसिएशंस आ गई, माइक्रोराइजल एसोसिएशन पाइनस के अंदर या इवन इसके सीड के अंदर भी, ठीक है ना, तो क्या उससे इस प्लांट की ग्रोथ कम होगी या ज्यादा? बिल्कुल इस प्लांट को इस एसोसिएशन से फायदा ही मिलता है और ग्रोथ इसकी डिक्रीज नहीं होकर इसकी ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत आ गया। हमें देखना था डज नॉट होल्ड ट्रू, तो गलत जो है वो कौन कौन सा है? तो गलत आप देख सकते हो इनमें से ये दो हमारे गलत आ गए। कौन कौन सा? सी भी हमारा गलत आ गया और एज वेल एज डी भी हमारा गलत आ गया। डज नॉट होल्ड ट्रू प्लीज आप बार बार याद रखिएगा, ठीक है ना। तो फॉल्स स्टेटमेंट्स, फॉल्स स्टेटमेंट हमारा सी आ गया और डी आ गया। सी और डी जो है आप यहां पे ये सी और डी आप यहां पे ऑप्शन इसका रखोगे, ठीक है ना। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। आपकी एनसीईआरटी जो है हमने ली हुई है, वहां से ये सारे क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं। अगेन सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब पहला स्टेटमेंट देखो जरा, साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स। हम सब जानते हैं साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक होते हैं या ब्लू ग्रीन एल्गा के फॉर्म में अपना खाना खुद ही बना देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वाटिक इकोसिस्टम ओनली। आपकी एनसीईआरटी आपको चेक करनी है, लाइन बाय लाइन लिखा होगा साइनोबैक्टीरिया जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गा के फॉर्म जो है वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, बट वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के साथ साथ एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर भी पाए जाते हैं। इस स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वाटिक इकोसिस्टम ओनली। नहीं, वो तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी पाए जाते हैं, इनके बहुत सारे फॉर्म्स। तो ये गलत आ गया हमारा। All the cyanobacteria can fix atmospheric nitrogen like Anabaena nostoc। हम जानते हैं ये एनाबीना आपने बहुत बार सुना होगा, नॉस्टॉक का नाम बहुत बार सुना होगा, या ऑसिलेटोरिया का नाम बहुत बार सुना होगा। वो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को विद द सॉइल एंड एड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। सही बात है, ऑर्गेनिक मैटर को इंक्रीज करेगा, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगा। सर हमें तो ये सही नजर आ रहा है, मुझे ये गलत लग रहा है। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा होगा ऑल द साइनोबैक्टीरिया फिक्स नहीं करते हैं। सारे साइनोबैक्टीरिया में नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है ना। हाँ, चाहे मेजॉरिटी में होगा बट तमाम में तो नहीं होगा। यहां लिखा है ऑल द साइनोबैक्टीरिया, ऑल की वजह से ये गलत आ जाएगा, राइट। Cyanobacteria serve as an important biofertilizers in the paddy fields। particularly जब भी paddy fields की हम बात करते हैं वहां बायोफर्टिलाइजर के फॉर्म में हम साइनोबैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो ये पर्टिकुलरली बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया, ये पर्टिकुलर लाइन आप याद रखोगे, ये हमारा सही स्टेटमेंट है। पैडी फील्ड्स के अंदर जो है हम बायोफर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ साइनोबैक्टीरिया। तो यहां पे लिखा हुआ था सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ट्रू कौन सा हमारा बना? वो सिर्फ ये थर्ड वाला हमारा ट्रू है, राइट। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब एक चीज, ये चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हुआ। अब जो हमारा एक चैप्टर है दैट इज बायोटेक्नोलॉजी, जहां पे हम एप्लीकेशंस वगैरह पढ़ते हैं, वहां पे एक टॉपिक आपका है दैट इज द टिश्यू कल्चर। उस टिश्यू कल्चर में या वहां पे रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चरल इंप्रूवमेंट्स, क्रॉप प्रोडक्शन के रिलेटेड वहां पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। वहां टिश्यू कल्चर का पर्टिकुलरली जो टॉपिक है उससे कुछ दो चार क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और पूरी एनसीईआरटी उस टॉपिक की, उस पर्टिकुलर टॉपिक की यहाँ पे कवर करेंगे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट। अच्छा, इस बार भी हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है यहां पे। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, राइट। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, आपने तीन टाइप्स ऑफ वहां पे एग्रीकल्चर का नाम भी सुना होगा। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर
and genetically engineered crop based agriculture are the three options to increase food production। हमारी एनसीईआरटी की लाइन है 3 हमारे पास ऑप्शन जो फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज कराने के लिए, एक तो एग्रीकल्चर बेस्ड एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। ये 3 ऑप्शन हमारे पास होते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, राइट। ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई। ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई बिल्कुल सही बात है। यहां तक ग्रीन रेवोल्यूशन जो है इसकी वजह से हमने फूड सप्लाई को बहुत ज्यादा इंक्रीज किया। इनफैक्ट टेक्स्ट में लिखा होगा इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई एंड इज इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। तो दैट मीन्स जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, इस लाइन में लिखा हुआ है कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो इनफ है ताकि हम पूरी ह्यूमन की पॉपुलेशन, जो भी ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन है, उनको अच्छे से फीड कर पाए। देखो इस स्टेटमेंट को प्लीज अच्छे से देख लेना, ऐसे क्वेश्चंस आपको आपके जो है नीट एग्जामिनेशन में बहुत मिलेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सीड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई, आधा ही क्वेश्चन नहीं पढ़ना, आधी लाइंस नहीं पढ़ना वहां पे। ये सही बात है, ट्रिपल क्या फूड सप्लाई को, एंड इज इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। एनसीईआरटी की लाइन है पूरी ह्यूमन ग्रोइंग पॉपुलेशन, ह्यूमन की जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ही सिर्फ हम उनको फीड नहीं करा सकते, राइट है ना। तो ये प्लीज वहां पे आपने देखा होगा एंड इज नॉट इनफ, ये ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ये इनफ नहीं था अपनी ह्यूमन की ग्रोइंग पॉपुलेशन को फीड कराना, फिर तो हमें वहां पे रुकना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ पे इस वजह से इनकरेक्ट आ जाएगा, राइट। ट्रिपल किया फूड सप्लाई को, बट ये इनफ नहीं है ह्यूमन पॉपुलेशन, जो ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन है उनको फीड करने के लिए, सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन काम में नहीं आ जाएगा। Increased yields have partly been due to the use of improved crop varieties। सही बात है, improved crop varieties की वजह से जो है yield में increase देखा गया, but mainly due to the use of better management practices and use of fertilizers and pesticides। ये important line text book है हमारी, इसमें जो ज्यादातर increase हमने देखा food इसमें production के अंदर over these years, वो ज्यादा better management practices की वजह से and use of fertilizers and pesticides की वजह से बहुत ज्यादा इंक्रीज देखा किसमें, फूड प्रोडक्शन के अंदर। हमारी एनसीईआरटी के लाइन है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। डेवलपिंग वर्ल्ड इन डेवलपिंग वर्ल्ड एग्रोकेमिकल्स, जिसमें हमारे एग्रोकेमिकल्स में पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स वगैरह जो हमारे आ जाएंगे, इंसेक्टिसाइड्स, एग्रोकेमिकल्स आर ऑफन टू एक्सपेंसिव एंड फर्दर इंक्रीज इन यील्ड विद एग्जिस्टिंग वैरायटीज आर नॉट पॉसिबल यूजिंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग। तो जो हमारे पास इस टाइम पे प्लांट के वैरायटीज है, उन वैरायटीज को अगर हम देखेंगे वो ज्यादातर फूड प्रोडक्शन में अब इंक्रीज फर्दर नहीं करा सकते, राइट है ना। तो इसको जरा फिर से देखेंगे, डेवलपिंग वर्ल्ड इन डेवलपिंग वर्ल्ड एग्रोकेमिकल्स आर ऑफन टू एक्सपेंसिव। सही बात है, वहां जो है फर्टिलाइजर्स जो फर्टिलाइजर्स एग्रोकेमिकल्स इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, और फर्दर इंक्रीज फूड प्रोडक्शन का एग्जिस्टिंग वैरायटीज की वजह से अब पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल यूजिंग द कन्वेंशनल ब्रीडिंग। तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग से हमें बाहर आना है अब, और जो है जैसे जीएमओज आपने पढ़े होंगे वो वैसी टेक्नोलॉजी हमें अपनानी है। तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा से बी वाला है, क्योंकि ट्रिपल तो करेगा फूड प्रोडक्शन बट ग्रीन रेवोल्यूशन इज नॉट एनफ टू फीड द ह्यूमन ग्रोइंग पॉपुलेशन, ठीक है ना, क्योंकि और भी हमें मेथड्स इंट्रोड्यूस करने हैं और किए भी है। तो ये बी जो है हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट आ गया, ये आपका ऑप्शन सही है। और एक क्वेश्चन इसी पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर टिश्यू कल्चर। डज नॉट होल्ड ट्रू, अगेन हमें यहां पे एक जो है रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है। इट इज किसके रिलेटेड, टिश्यू कल्चर, राइट। इट इज फास्ट एंड एफिशिएंट सिस्टम फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट डेवलप्ड ड्यूरिंग 1950s इन विच होल प्लांट कुड बी रीजनरेटेड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्लांट। उस एनी पार्ट ऑफ प्लांट का नाम देते हो एक्सप्लांट। बिल्कुल सही बात है, हम सब जानते हैं एक सेल से या एक मेरिस्टम से जो है एक पूरा का पूरा नया प्लांट जो है वो रीजनरेट किया जा सकता है, और जिस पार्ट से तैयार करेंगे उसका नाम है एक्सप्लांट, और उस टेक्निक का नाम है दैट्स कॉल्ड एज अ टिश्यू कल्चर। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। हमें
डज नॉट होल्ड ट्रू, इनकरेक्ट स्टेटमेंट या फॉल्स स्टेटमेंट देखना है। एक्सप्लांट इज टेकन आउट एंड ग्रोन इन अ टेस्ट ट्यूब, हम किसी भी एक्सप्लांट को जो हम लेते हैं उसको हम ग्रो करा देते हैं किसमें, टेस्ट ट्यूब के अंदर, अंडर स्टेराइल कंडीशंस इन स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया। बिल्कुल सही बात है, अगर एक सेल से हमें एक नया पूरा प्लांट बनाना है तो स्टेराइल कंडीशंस होनी चाहिए, कोई इन्फेक्शन के चांसेस वहां पे नहीं होने चाहिए, और न्यूट्रिएंट मीडियम जो है वो सही होना चाहिए, और पर्टिकुलरली उस टाइम पे पहले हम उनको ग्रो करते हैं विद इन द टेस्ट ट्यूब्स। तो ये स्टेटमेंट भी टिश्यू कल्चर के लिए बिल्कुल सही है। द न्यूट्रिएंट मीडियम मस्ट प्रोवाइड, अब जो मीडियम हम या न्यूट्रिएंट मीडियम हम लेते हैं इस एक्सप्लांट को ग्रो कराने के लिए, उसमें कम से कम एक कार्बन सोर्स होना चाहिए, सच एज सुक्रोज, राइट। तो कार्बन सोर्स सुक्रोज के फॉर्म में हम लेते हैं, एंड आल्सो इसमें इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी होने चाहिए, सही बात है, न्यूट्रिएंट मीडियम में ये सारी चीजें होनी चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए, अमाइनो एसिड्स होने चाहिए, एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स भी होने चाहिए, पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में होना चाहिए, एक तो ऑक्सीजन लिखा हुआ है, सही बात है, एंड एब्सिसिक एसिड। आप याद रखो, जो हमारा मॉर्फोजेनेसिस का प्रोसेस चलता है, उस मॉर्फोजेनेसिस में जब हमें किसी भी एक्सप्लांट से आगे जाके जब सैपलिंग बनेगी तो रूट का फॉर्मेशन, शूट का फॉर्मेशन जो होगा, उसकी डिफरेंशिएशन, उसकी मॉर्फोजेनेसिस के लिए एक तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हो, और दूसरा हार्मोन सर हमें पता है उसका नाम है साइटोकाइनिन। तो मॉर्फोजेनेसिस टिश्यू कल्चर में जब किया जाएगा उस टाइम पे साइटोकाइनेसिस और ऑक्सीजन की जो है वहां पे प्रोडक्शन होनी चाहिए, और वो वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए, बट लिखा हुआ एब्सिसिक एसिड, यहां तक तो सही था, बट एब्सिसिक एसिड की जगह पे साइटोकाइनिन होना चाहिए था। तो ये स्टेटमेंट हमारा टिश्यू कल्चर के लिए अब सही नहीं होगा, एक एब्सिसिक एसिड की चेंज होने की वजह से। The capacity to generate whole new plant from any cell or explant is called totipotency। बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, एक ऐसी टेंडेंसी या ऐसी कैपेसिटी जहां से एक सेल में ये कैपेसिटी है या उस एक्सप्लांट में ये कैपेसिटी है कि उसका एक ऐसा जीनोमिक कंडीशन दिया हुआ है कि पूरा प्लांट का फॉर्मेशन वो करा सकता है। उस एक्सप्लांट की जो कैपेसिटी होती है एक नया प्लांट बनाने की, उस कैपेसिटी का नाम देते हो, दैट्स कॉल्ड एज टोटिपोटेंसी। बिल्कुल सही बात है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमारा इनकरेक्ट आ जाएगा फॉर दिस टिश्यू कल्चर टेक्निक। अच्छा, इसी में और एक क्वेश्चन हम लेंगे, जो एप्लीकेशंस हमारे टिश्यू कल्चर के हैं वहां से एक क्वेश्चन लिया हुआ है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहां करेक्ट स्टेटमेंट्स का सेट हमें देखना है एट द एंड related to tissue culture। again, producing thousands of plants through tissue culture, हम सब जानते हैं हम बहुत ज्यादा फास्ट लेवल पे टिश्यू कल्चर में प्लांट्स का प्रोडक्शन करा देते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन आप उसका नाम देते हो, राइट। प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर इन शॉर्ट ड्यूरेशंस इन विवो कंडीशंस। अरे जरा यहां देखो, इन विवो कंडीशंस इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन। सर यहां तक तो हमें समझ आया, माइक्रो प्रोपगेशन एक ऐसा वहां पे एप्लीकेशन है टिश्यू कल्चर का जहां शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर हम थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स का प्रोडक्शन करा देते हैं, बट टिश्यू कल्चर में हम प्रोडक्शन कराते हैं इन विट्रो कंडीशंस के अंदर। अगर आपको याद होगा, इन विट्रो कंडीशंस के अंदर हम करा देते हैं, ना कि इन विवो कंडीशंस के अंदर, ठीक है ना। तो इन विवो कंडीशंस और इन विट्रो आप सब ने बहुत बार सुना होगा, बट ये याद रखिएगा टिश्यू कल्चर में हम टेस्ट ट्यूब के अंदर प्लांट्स का प्रोडक्शन इनिशियली कराएंगे, तो वो तो हमारे लिए इन विट्रो कंडीशंस बन गया। सर सही बात ही, यहां तक टिश्यू कल्चर में शॉर्ट ड्यूरेशन में हम बहुत सारे थाउजेंड्स प्लांट्स का प्रोडक्शन करा देते हैं और उस प्रोसेस को नाम देते हैं माइक्रो प्रोपगेशन, बट वो इन विवो में नहीं, वो इन विट्रो में कंडीशन होती है। तो इस इन विवो के लिखने की वजह से ये स्टेटमेंट हमारा गलत बन गया। Each of these plants are genetically identical, right, to the original plant from which they are grown, that is they are soma colon। soma colon भी वर्ड आपने सुना होगा, वो तमाम, सपोज मैंने जो है एक प्लांट से थाउजेंड्स एक्सप्लांट्स लिए, थाउजेंड सेल्स लिए, उनसे नए 1000 प्लांट्स तैयार किए, वो तो एक दूसरे के क्लोन होंगे और बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसे होंगे, क्योंकि एक ही प्लांट इन्वॉल्व है, तो 100% जो है वो जेनेटिकली अपने पेरेंट प्लांट के जैसा होगा, तो वो आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंट के प्लांट के जैसे। एक प्लांट से मैंने एक्सप्लांट लिया, 1000 एक्सप्लांट्स दिए, तो जाहिर सी बात है वो अपने ही पेरेंट के जैसे होंगे, वही लिखा हुआ है। ईच ऑफ दीज प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स आपने माइक्रो प्रोपगेशन में तैयार किए, आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट, वो हूबहू अपने ओरिजिनल प्लांट के जैसे होंगे, एंड उनको हम नाम देते हैं सोमा कोलोनस। तो माइक्रो प्रोपगेशन में एक ही पेरेंट से जितने भी एक्सप्लांट से जो है आगे जाके हम मैच्योर प्लांट प्रोड्यूस करेंगे, वो तमाम आइडेंटिकल होंगे, एंड दे आर कॉल्ड एज सोमा कोलोनस।
प्लांट्स लाइक टेक्स्ट बुक की एग्जाम्पल है टोमेटो, बनाना एंड एप्पल। ये ऐसे 3 प्लांट्स की एग्जाम्पल वहां पे लिखी हुई है जिनको प्रोड्यूस किया ऑन कमर्शियल स्केल यूजिंग टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर की टेक्निक से कमर्शियल स्केल पे बहुत सारे प्लांट्स को हमने जो है इंट्रोड्यूस किया मार्केट के अंदर कमर्शियल स्केल पे। यहाँ पे टोमेटो, बनाना एंड एप्पल की एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी की है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही आ जाएगा, राइट। और उसके बाद वायरस रेजिस्टेंट प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू मेरिस्टम कल्चर एपाइकल ओनली। जरा ये आप एनसीईआरटी के लाइंस देख रहे हो, वायरस रेजिस्टेंट प्लांट्स आर प्रोड्यूसर। एक और एप्लीकेशन है कि इस टिश्यू कल्चर में हम इन्फेक्टेड प्लांट से डिजीज फ्री प्लांट का प्रोडक्शन भी करा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो हमारा जो वहां पे मेरिस्टम होता है वो मेरिस्टम पर्टिकुलरली वायरस फ्री होता है, तो वायरस फ्री प्लांट्स का प्रोडक्शन भी हम करा सकते हैं। उसी के रिलेटेड यहाँ पे जो है आपका स्टेटमेंट डी लिखा हुआ है, वायरस रेजिस्टेंट प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू मेरिस्टम। तो जो हमारे मेरिस्टम्स होते हैं उनमें अगर प्लांट में वायरस का इन्फेक्शन होगा, बट मेरिस्टम में वायरस का इन्फेक्शन यूजुअली नहीं होता है, क्योंकि मेरिस्टम की जो ग्रोथ वहां पे डिवीजन की होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, वायरस रेजिस्टेंट प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू मेरिस्टम। सही बात है, मेरिस्टम कल्चर से हम वायरस फ्री प्लांट्स को जो है बनाते हैं फ्रॉम डिजीज्ड प्लांट्स एपाइकल ओनली। बट यहाँ पे लिखा है वो मेरिस्टम सिर्फ एपाइकल मेरिस्टम होना चाहिए, बट आपकी एनसीईआरटी के लाइन आप चेक करो, वो एपाइकल मेरिस्टम भी हो सकता है एज वेल एज वो एक्सिलरी मेरिस्टम भी हो सकता है। तो ये दोनों एक्सिलरी एज वेल एज एपाइकल मेरिस्टम जो है जिसमें हम वायरस फ्री प्लांट का प्रोडक्शन उस एक्सप्लांट से तैयार कर सकते हैं। तो दैट मीन्स अगर टिश्यू कल्चर के अंदर हम एक्सिलरी मेरिस्टम और एज वेल एज एपाइकल मेरिस्टम को लेंगे और पूरी प्लांट बॉडी में वायरस का इन्फेक्शन होगा तो इन मेरिस्टम में नहीं होगा, यहां से वायरस फ्री प्लांट बना सकते हैं बाय ग्रोविंग इन विट्रो कंडीशन। सही बात है, इन विट्रो कंडीशन ही है टेक्निक एंड इंक्लूड्स द सक्सेसफुल कल्चरिंग ऑफ मेरिस्टम्स। हमने सक्सेसफुल कल्चर किया मेरिस्टम्स का, लाइक बनाना का, शुगर केन का, पोटैटो का, एटसेट्रा का। बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी के लाइन है कि अगर एक प्लांट में वायरस का इन्फेक्शन होगा तो मेरिस्टम फ्री ऑफ वायरस इन्फेक्शन होगा, उस मेरिस्टम में एपाइकल भी आएगा, एक्सिलरी भी आएगा, और उनको इन विट्रो कंडीशंस में आप ग्रो कराओ तो आपको एक डिजीज प्लांट से वायरस फ्री प्लांट मिल सकता है। तो ये हमारा सही ऑप्शन आ गया। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, 3 हमारे करेक्ट स्टेटमेंट हो गए बी, सी एंड डी, राइट। तो यहां पे ये चीज आप जो है देख सकते हो, सॉरी ये हमारा डी जो है ये इनकरेक्ट आ गया क्योंकि सिर्फ एपाइकल लिखा था, क्योंकि हमारा एक्सिलरी भी इसमें आ जाएगा। तो करेक्ट में हमारा बी एंड सी आ जाएगा, ये बी एंड सी आपका है। So moving on to next question, question number 35. Select the incorrect statement. अब इस बार incorrect statement जरा हम देख लेंगे अबाउट द सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन भी आप पढ़ चुके हो, जहां पे हम प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करते हैं, ताकि वो चाहे वो इंट्रास्पेसिफिक हो चाहे वो इंटरस्पेसिफिक हो, उनके जो है डिजायर कैरेक्टर्स को हम जो है एक ही हाइब्रिड प्लांट के अंदर लाते हैं, जिसको आप नाम देते हो सोमैटिक हाइब्रिड, और उस टेक्निक का नाम है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना, वहां पे सबसे पहले सेल वॉल्स को डाइजेस्ट किया जाता है, फिर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है प्रोटोप्लास्ट के फॉर्म में वो जो पूरी सेल होती है उनको फ्यूज करते हैं, ताकि जो हमें कमर्शियल स्केल पे एक अच्छा प्लांट बन सके जिसमें बहुत अच्छे कैरेक्टर्स हो। अच्छा, इस टेक्निक के लिए इस सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन जो कि एक बेसिकली जो है टिश्यू कल्चर की ही एक एप्लीकेशन है, इसमें कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट। सही बात है, पहले हम सेल वॉल को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है ना, चाहे वो इंट्रास्पेसिफिक हो चाहे वो इंटरस्पेसिफिक सेल्स हो, दो स्पीशीज डिफरेंट स्पीशीज की हो। इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम 2 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट। 2 डिफरेंट वेराइटीज मेरे पास है, सपोज एक में डिजीज की रेजिस्टेंस ज्यादा है और दूसरे में क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा है, तो मैं चाहता हूं एक ही प्लांट में ये दोनों फीचर्स आ जाए। तो हम जो है उन 2 वैरायटीज से सेल्स को लेंगे, उनका सेल वॉल डाइजेस्ट करेंगे और वहां पे जो है उनके प्रोटोप्लास्ट को एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे, हैविंग डिजायरेबल कैरेक्टर, क्योंकि उन दोनों के पास जो है खास अच्छे कैरेक्टर्स हैं, टू गेट हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। तो हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट हमारा आ जाएगा 2 वैरायटीज के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करके, विच आर फर्दर ग्रोन टू फॉर्म ए न्यू प्लांट। फिर जो हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट होगा उसका फिर से सेल वॉल का जो है प्रोडक्शन किया जाता है और पूरा एंटायर प्लांट का फॉर्मेशन दोबारा से किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, हमारे एनसीईआरटी के लाइन है, यही तो है हमारा सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। These hybrids formed are known as somatic hybrids। मैंने अभी कहा जो इन फ्यूजन की वजह से हाइब्रिड बनेगा, 2 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करके उनका नाम दिया जाता है सोमैटिक हाइब्रिड्स।
पोमेटो, इसमें एक जो हमारा जो है एक एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा है, जो हमने एक सोमेटिक हाइब्रिड तैयार किया टू डिफरेंट स्पीशीज के वजह से, जिसमें हमने फ्यूज किया पोटैटो के सेल को विद द टोमेटो के प्रोटोप्लास्ट के साथ, या टोमेटो एंड पोटैटो का जो हमारा वहाँ प्रोटोप्लास्ट है उनको फ्यूज किया गया। उन्हीं की वजह से जो है एक सोमेटिक हाइब्रिड बना, उसका नाम है पोमेटो, आप सब जानते हो। पोमेटो इज अ सोमेटिक हाइब्रिड फॉर्म्ड बाय फ्यूजिंग प्रोटोप्लास्ट्स ऑफ टोमेटो विद पोटैटो। ये सही बात है, ये इन्हीं के फ्यूजन की वजह से बना। अच्छा, पोमेटो हैव ऑल द डिजायर। अब जो हमने एक नया प्लांट तैयार किया पोमेटो, जिसका नाम है, लिखा है हैव ऑल द डिजायर कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर इट्स कमर्शियल यूटिलाइजेशन। हम बाजार में ऐसा कोई यहाँ पे प्लांट नहीं देखते हैं, या हम बाजार में ऐसा जो है कोई प्रोडक्ट नहीं देखते हैं जिसका नाम पोमेटो है। क्यों? क्योंकि जो हम डिजायर कैरेक्टर्स इसमें लाना चाहते थे इस पोमेटो के नए प्लांट के अंदर, जिसमें टोमेटो के कुछ डिजायर कैरेक्टर्स थे एंड पोटैटो के, वो हम जो है वो उस तमाम के तमाम डिजायरेबल कैरेक्टर्स उस प्लांट के अंदर नहीं आ पाए, जिसकी वजह से इस प्लांट को कमर्शियल लेवल पे जो इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। पर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप जरा गौर से देखेंगे, पोमेटो हैव ऑल द डिजायर कैरेक्टर्स। नहीं, इसमें तमाम डिजायर कैरेक्टर्स अभी नहीं है। अगर तमाम डिजायर कैरेक्टर्स उस सोमेटिक हाइब्रिड में आए होते तो इसको कमर्शलाइज किया होता, जिसकी वजह से ये यहाँ पे इनकरेक्ट आ जाएगा। तो इनकरेक्ट हमारा यही स्टेटमेंट है, इस पोमेटो जो हमारा इंटरस्पेसिफिक यहाँ पे एक सोमेटिक हाइब्रिड है, इसको कमर्शियल स्केल पे नहीं लाया गया क्योंकि तमाम डिजायरेबल कैरेक्टर्स इसके अंदर नहीं आए हुए हैं। अब ये हमने यहाँ पे कंक्लूड किया क्वेश्चन नंबर 35 पे। तो 35 क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे डिस्कस हुए, जिसमें हमने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को डिस्कस किया लाइन बाय लाइन। आप देखोगे सारा एनसीईआरटी हमने कवर किया, और एक टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन से वो जो हमारा था दैट वाज कि बायोटेक्नोलॉजी का क्या क्या रोल होगा इन द फूड प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ, जो टॉपिक हमने देखा दैट वाज ए टिश्यू कल्चर। ठीक है ना? तो आई होप जो है आपने यहाँ से तमाम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया होगा, और आपकी प्रेपरेशन जो है इंशाल्लाह इससे और ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो है लेक्चर के अंदर और एक टॉपिक या और एक चैप्टर पे हम बात करेंगे। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।